दोस्तों आज हम इनकम टैक्स रिवीजन क्लास में ये हम सेकंड लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं आप लोगों के लिए। लास्ट क्लास में हमने सरचार्ज तक पढ़ लिया था। लास्ट क्लास में हमने एक तो अमेंडमेंट बताई थी आपको डिफ़ॉल्ट स्कीम को लेकर के 4 लाख, 8 लाख, 12 लाख, 16 लाख, 20 लाख तक की स्लैब बना दी गई हैं और उस पर टैक्स लगेगा 0%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25% एंड अबाउट 24 लाख 30% के रेट से। एक बात याद रखिएगा, जिस समय ये क्लास यूट्यूब पर आएगी 2026 का बजट आ चुका होगा और उसमें इनकम टैक्स की काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे, नो डाउट। बेटा फिर से सुन लें, मैंने क्लास 1 में भी ये बात बताई है कि जिन लोगों का एग्ज़ाम 2025 के 2026 में किसी भी मंथ में 26 में मई में है, या सीएमए वालों का जून में है, या किसी का सितंबर में है, नवंबर में है, दिसंबर में है, जनवरी 27 तक जितने एग्ज़ाम हैं उनके लिए फाइनेंस एक्ट 25 आएगा, फाइनेंस एक्ट 26 नहीं आएगा। ये बात सब स्टूडेंट क्लियर रखें। हम एक क्लास रिकॉर्ड करने जा रहे हैं अभी। सरचार्ज हमने लास्ट क्लास में स्टडी कर लिया था और मैं उम्मीद करता हूं कि आप क्लास 2 डायरेक्टली नहीं देख रहे हैं, क्लास 1 देखने के बाद क्लास 2 देखेंगे। मैं काफ़ी सारी बातें क्लास 1 के इंट्रो में बता चुका हूं, तो आप सीक्वेंस में क्लास देखेंगे तो रिवीजन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने लास्ट क्लास में अगर देखें तो सरचार्ज के ऊपर बात की थी, टैक्स ऑन टैक्स काफ़ी डिटेल में बात की थी और मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑप्शनल रिजीम में जो सरचार्ज के रेट हैं वो अलग हैं और डिफ़ॉल्ट स्कीम में सरचार्ज के रेट अलग हैं। क्लास को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी अमेंडमेंट पता चल जाए और कोई डिस्प्यूटेड इशू है तो उसके बारे में भी पता चल जाए आपको। ठीक, अमेंडमेंट एक मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दी थी और एक अमेंडमेंट ये है कि आपका प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर वो चेंज हो गया है। वो प्रीवियस ईयर अब आपका रहेगा 25-26 और असेसमेंट ईयर रहेगा 26-27। तो ये चीज़ें मैं आपसे लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, और सरचार्ज का रेट कभी भी 15% से ज़्यादा नहीं होगा। वो 4 इनकम है: डिविडेंड इनकम, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112। अब बेटा मैं आज की क्लास में एक तो आपको बताऊंगा मार्जिनल रिलीफ। हमारा पहला टॉपिक है मार्जिनल रिलीफ। फिर आगे हम कुछ और टॉपिक पे बढ़ेंगे कि फर्म फ्लैट रेट से टैक्स देती है तो कितना देती है, कंपनी कितना देती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का टैक्स रेट क्या है, और फिर लास्ट में बेटा हम एग्रीकल्चर इनकम को भी एक बार रिवाइज कर लेंगे कि एग्रीकल्चर इनकम के बारे में क्या कहा गया है। मार्जिनल रिलीफ है क्या, ये टॉपिक थोड़ा सा समझ लेंगे। हमने यहाँ सामने आपको दो कंपैरिजन बनाए, एक मिस्टर ए और मिस्टर बी। एक्चुअली भी जो सरचार्ज लगना शुरू होता है, हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था, वो 50 लाख के से ऊपर अगर आपकी इनकम चली जाए तो जो भी आपका इनकम टैक्स बनेगा उस पर आपको 10% के रेट से सरचार्ज यानी कि टैक्स ऑन टैक्स देना पड़ेगा। तो हमने यहाँ लिखा है मिस्टर ए की इनकम 50 लाख है और मिस्टर बी की इनकम 51 लाख है। हमने मान लिया, एज्यूम किया यहाँ पर कि इनकी इनकम में कोई भी इनकम ऐसी नहीं है जिसके ऊपर स्पेशल रेट से टैक्स लगे। तो हमने डिफॉल्ट स्कीम का जो स्लैब रेट है जिसमें चेंजेस हैं उनके अकॉर्डिंग हमने टैक्स निकाला। 4 लाख तक मिस्टर ए के नील टैक्स बनेगा, फिर 5% के रेट से 20,000, नेक्स्ट 4 लाख पर 40,000, नेक्स्ट 4 लाख पर 60, 80 और 1 लाख। ये बन गया टैक्स इनका 24 लाख तक। एंड अबाउट 24 लाख इनकी इनकम है 50 लाख, तो 26 लाख की इनकम पर 30% के रेट से टैक्स भरा 7,80,000, अबाउट 24 लाख। और 24 और 50 के बीच में गैप 26 लाख का है, 30% के रेट से टैक्स बना। ये टोटल टैक्स आ गया मिस्टर ए का और अभी हमने इसके ऊपर सरचार्ज नहीं लगाया क्योंकि 50 लाख तक जिसकी इनकम होती है उस पर सरचार्ज नहीं लगता। दूसरी तरफ मिस्टर बी है, इनकी इनकम 51 लाख है। सिमिलरली इनका भी हमने टैक्स कंप्यूट कर लिया और वो टैक्स बना 11,10,000। मगर क्योंकि मिस्टर बी की इनकम 51 लाख रुपीज़ है इसलिए इनको सरचार्ज भी देना पड़ेगा। ये जो टैक्स का अमाउंट है इसके ऊपर सरचार्ज लगता है, जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट क्लास में भी आपने देखा है रिवीजन में। ये 10% के रेट से टैक्स बना 1,11,000
और अभी हमने यहाँ पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस नहीं लगाया है। इनका टैक्स बना है मिस्टर बी का 12,21,000, जबकि मिस्टर ए का टैक्स बनता है 10,80,000 एक्सक्लूडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। और अगर आप देखें तो मिस्टर ए और मिस्टर बी के टैक्स में डिफरेंस है 1,41,000 का, और मिस्टर बी की इनकम में डिफरेंस है 1 लाख रुपए का। मतलब मिस्टर बी ने बस उन मिस्टर ए से 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाए, मगर उस 1 लाख एक्स्ट्रा कमाने के कारण से उनको टैक्स देना पड़ रहा है एक्स्ट्रा 1,41,000। तो मिस्टर बी तो बेटा ये चाहेंगे कि इससे अच्छा तो ये 1 लाख रुपए का इनकम कमाते ही नहीं। अगर इनकी इनकम भी 50 लाख रुपए होती तो मिस्टर ए की तरह इनको भी 10,80,000 टैक्स देना पड़ता। बट ये मिस्टर बी से ज्यादा कमाने के बाद भी नेट कैश जो मिस्टर बी के पास बचेगा वो कम बचेगा कंपैरेटिवली ए के। तो बी ये कोशिश करेगा कि ये 1 लाख रुपए अपनी इनकम शो ही ना करे या किसी को दे दे, अपनी इनकम ही डिक्लेयर ना करे। तो सरकार कह रही है कि क्या प्रॉब्लम है मिस्टर बी आपको। तो मिस्टर बी कह रहे हैं कि मुझे एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ सरचार्ज 1,41,000, और मेरी एक्स्ट्रा इनकम है अबव 50 लाख 1 लाख। तो मुझे 41,00,000 रुपए 41,000 एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, उससे भी ज्यादा जो मैंने इनकम कमाई नहीं है उससे भी ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट कह रहे हैं आपको परेशानी 41,000 से है ना, एक काम करते हैं 41,000 हम आपको रिलीफ दे देते हैं, इसका नाम है मार्जिनल रिलीफ। और 1 लाख रुपए जो तुम विचार कर रहे हो ना किसी और को देने का, वो किसी और को मत देना, हमको दे देना। मतलब मिस्टर बी का जो टैक्स बन रहा है ना 12,21,000, गवर्नमेंट कह रही है इसमें से 41,000 की तुमको रिलीफ मिल जाएगी, जो बचेगा उस पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा के हमको टैक्स दे देना। तो इंक्रीज इन इनकम है मिस्टर बी का 1 लाख अबव 50 लाख, इंक्रीज इन टैक्स है 1,41,000। जब भी टैक्स का इंक्रीज बिकॉज ऑफ सरचार्ज इनकम के इंक्रीज से अधिक हो तो समझ जाइएगा वहां मार्जिनल रिलीफ एग्जिस्ट करेगी। और मिस्टर बी को यहाँ मार्जिनल रिलीफ जैसे मैंने बताया 41,000 की मिलेगी, और मिस्टर बी को अल्टीमेटली टैक्स देना होगा जो उनका टैक्स बना था इंक्लूडिंग सरचार्ज, उसमें से रिलीफ माइनस करेंगे, जो टैक्स आफ्टर रिलीफ आएगा उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा के टैक्स दे देंगे। ये हमने थोड़ा सा लॉजिक रिवाइज करने की आपके साथ कोशिश की है। तो मार्जिनल रिलीफ कब मिलेगा, जब इंक्रीज इन इनकम बियॉन्ड 50 लाख या बियॉन्ड 1 करोड़, जहां पे सरचार्ज का रेट चेंज होता है वहां पे भी हम मार्जिनल रिलीफ को चेक करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शनल स्कीम में सरचार्ज का रेट 3 बार चेंज होता है, 50 लाख पर, 1 करोड़ पर और 2 करोड़ पर, डिफॉल्ट स्कीम में सॉरी। और ऑप्शनल स्कीम में सरचार्ज के रेट में 4 बार चेंज आता है, 50 लाख पर, 1 करोड़ पर, 2 करोड़ पर और 5 करोड़ पर। ये 5 करोड़ वाला क्राइटेरिया डिफॉल्ट स्कीम में नहीं है। डिफॉल्ट स्कीम में तो 2 करोड़ के बाद अगर आपकी इनकम ऊपर जाती है तो 25% के रेट से सरचार्ज आपको देना है, जिसमें से 4 इनकम पर जैसे हमने लास्ट क्लास में बताया था 15% से ज्यादा का सरचार्ज नहीं लगेगा। तो कभी भी आपकी इनकम में जो इंक्रीमेंट है अबव 50 लाख वो कम है और टैक्स का इंक्रीमेंट ज्यादा है बिकॉज ऑफ सरचार्ज, तो वहां पे आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगी। ये इंक्रीज इन टैक्स कैसे निकालेंगे, टैक्स लेंगे हम टोटल इनकम पर और उसमें से 50 लाख की जो इनकम का टैक्स है वो माइनस कर देंगे, ये इंक्रीज इन टैक्स आएगा। अगर इंक्रीज इन टैक्स आपका ग्रेटर है इंक्रीज इन इनकम से, जैसे अभी मिस्टर बी का था, इंक्रीज इन टैक्स था 1,41,000 और इंक्रीज इन इनकम था 1 लाख, उस केस में आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगी, जितना इंक्रीज इन टैक्स है उसमें से माइनस कर देंगे इंक्रीज इन इनकम। इसी को समझाने के लिए हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है। 48 लाख आपकी इनकम है, बिजनेस हाउस प्रॉपर्टी इनकम है और रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हाउसिंग लोन के जो प्रिंसिपल अमाउंट को रीपे करते हैं उसकी डिडक्शन आपको अंडर सेक्शन 80C मिलती है, मगर तभी जब आप ऑप्शनल स्कीम में टैक्स पे करें। डिफॉल्ट स्कीम के अकॉर्डिंग हम टैक्स निकाल रहे हैं, यहाँ पर इनकम कंप्यूट कर रहे हैं, इसलिए हमको 80C की डिडक्शन नहीं लेनी। डिफॉल्ट स्कीम में 80C से 80U तक डिडक्शन नहीं मिलती एक्सेप्ट 3 80JJAA 80CCD सबसेक्शन 2 और 80CCH सबसेक्शन 2, ये डिडक्शन डिफॉल्ट स्कीम में भी मिल जाती हैं। हम इस 51,40,000 पर टैक्स निकालेंगे। हमारी इनमें से कोई भी इनकम ऐसी नहीं है जिस पर स्पेशल रेट से टैक्स लगे। हमने टैक्स निकाला ऑन 51,40,000 स्लैब रेट से, 4 लाख तक टैक्स नील, उसके बाद 20,000, नेक्स्ट 4 लाख पर, नेक्स्ट 4 लाख पर, नेक्स्ट 4 लाख पर और 4 लाख पर। ये जो 1 लाख तक टैक्स लगा है ये 24 लाख तक का टैक्स है। उसके ऊपर जितनी इनकम है उस पर 30% के रेट से टोटल टैक्स हमारा बना 11,22,000, क्योंकि इनकम हमारी 50 लाख से ज्यादा है
इसलिए हमने इसके अंदर सरचार्ज भी ऐड करा और टोटल टैक्स बन गया इतना 12,34,200। अब हमको यहाँ चेक करना है कि हमको मार्जिनल रिलीफ मिलेगी या नहीं। अगर इनकम आपकी है 51 लाख, 51 लाख 40,000, 51 लाख 50,000, 52 लाख से कम है और 50 लाख से ज्यादा है, तो आप हमेशा मार्जिनल रिलीफ की कैलकुलेशन करके दिखाइए क्वेश्चन में, ये जरूरी है। मगर आपकी इनकम अगर 52 लाख से ज्यादा है तो रिलीफ बनेगी ही नहीं आपकी। ठीक है, फिर रिलीफ का अमाउंट मतलब मैटर अराइज होगा जब आपकी इनकम 1 करोड़ के आसपास हो, मतलब 1 करोड़ से जस्ट ऊपर हो। ठीक है, अब हम यहाँ मार्जिन रिलीफ निकालेंगे। पहले मार्जिन रिलीफ के लिए सबसे पहले इनकम का इंक्रीज निकालेंगे। इनकम का इंक्रीज का मतलब है जितनी आपकी इनकम है उसमें से 50 लाख का अमाउंट माइनस कर देंगे। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर होती, 1 करोड़ 1 लाख होती, तो यहाँ से हम 1 करोड़ माइनस करते। ये माइनस करने के बाद आपका इनकम का इंक्रीज आया 1,40,000। इसके बाद आप टैक्स का इंक्रीज निकालेंगे। ये कैसे निकालेंगे, ये सबसे मेन पॉइंट इंक्रीज इन टैक्स है। सबसे पहले आप इस 51,40,000 पर इंक्लूडिंग सरचार्ज टैक्स निकालिए, जो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं 12,34,200, वो लिख दीजिए। और जो 50 लाख की इनकम है पहले उस पर टैक्स निकालिए। सबसे ज्यादा परेशान आपको ये 50 लाख की इनकम का टैक्स करेगा। अभी इस क्वेश्चन में तो नहीं करेगा, आगे करेगा, अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो वो रिवाइज हो जाएगा। 50 लाख की इनकम पर आप टैक्स निकालेंगे। अभी क्योंकि हमारी इनकम कोई भी ऐसी नहीं थी जिसपे स्पेशल रेट से टैक्स देना पड़े, तो हम स्लैब रेट से टैक्स निकाल लेंगे 50 लाख पर। वो 10,80,000 आएगा और माइनस कर देंगे इसमें से, तो हमारा टैक्स का इंक्रीज आया 154,200 और इनकम का इंक्रीज है 1,40,000। तो आप देख सकते हैं इनकम के इंक्रीज से टैक्स का इंक्रीज हमारा ज्यादा है, और जितना ज्यादा है उतनी हमको मार्जिन रिलीफ मिलेगी। तो यहाँ पे मार्जिन रिलीफ मिलेगी हमारी 14,200 रुपए। ये 14,200 माइनस कर देंगे, टैक्स आफ्टर रिलीफ आ जाएगा। फिर इसके ऊपर हम हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड करेंगे, ये हमारी टैक्स लायबिलिटी आएगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ बिजनेस इनकम है सेम 48 लाख। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, रेंट कभी भी आएगा, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, इसमें से 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लीजिएगा। तो ये 1,20,000, इसमें से 4 लाख का 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो लेना आप। दोनों को ऐड करना, हमने दोनों को ऐड किया, 50,80,000 आया। जो चिल्ड्रन ट्यूशन फी की 80C में डिडक्शन मिलती है, क्योंकि हम डिफॉल्ट स्कीम से इनकम को कंप्यूट कर रहे हैं, वो डिडक्शन हम नहीं लेंगे। इसके बाद हम 50,80,000 रुपए पे, जैसे मैंने बताया था कि 52 लाख से या उससे कम इनकम आए और 50 से ऊपर आए, तो आप मार्जिनल रिलीफ जरूर चेक करना। सबसे पहले तो देख लो इस 50,80,000 में कोई स्पेशल वाली इनकम है, तो जवाब है हमारा नहीं है। हमने इस पर स्लैब रेट से टैक्स निकाला, टैक्स बना हमारा 11,04,000, जिसकी हमने डिटेल यहाँ पे लिख दी है नीचे। उसके ऊपर फिर हमने सरचार्ज लगाया, टोटल किया। अब यहाँ टोटल के बाद रुकना है आपको, पहले आपको मार्जिन रिलीफ की कंप्यूटेशन करनी है, जिसके लिए आप इनकम का इंक्रीमेंट निकालेंगे। 50 लाख के ऊपर आपकी कितनी इनकम है, दैट इज 80,000। फिर आप टैक्स का इंक्रीज निकालें। टैक्स का इंक्रीज निकालते समय टैक्स ऑन टोटल इनकम लें इंक्लूडिंग सरचार्ज, जो कि आपने भी ऊपर निकाला था जहां आप रुके थे 12,14,400, और 50 लाख का टैक्स वही 10,80,000, क्योंकि कोई इनकम ऐसी है नहीं जिसपे स्पेशल रेट से टैक्स देना पड़े। तो इस 50 लाख पर भी आप स्लैब रेट लगाएंगे। डिफरेंस आ गया 1,34,400। आप सीधा सीधा देख सकते हैं, टैक्स में इंक्रीमेंट इतना है, इनकम में इंक्रीमेंट इतना है, तो इनकम से टैक्स का इंक्रीमेंट ज्यादा है, तो यहाँ आपको मार्जिन रिलीफ मिलेगी, और जो डिफरेंस आएगा वो मार्जिन रिलीफ बनेगी। ये मार्जिन रिलीफ का अमाउंट आप इसमें से माइनस कर देना। ये टैक्स आफ्टर रिलीफ आएगा, फिर इस पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाना। ठीक है, ये आपको टैक्स देना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डाल दिया, स्पेशल वाली इनकम। ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये डिपॉजिट इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड है। 1.5 लाख रुपए की 80C में डिडक्शन मिलती है अगर आप ऑप्शनल स्कीम में टैक्स पे कर। ये बेटा मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है, 25,000 की 80D में डिडक्शन मिलती है, मगर ये भी तभी जब ऑप्शनल स्कीम में टैक्स पे करेंगे। हम सारे क्वेश्चन डिफॉल्ट स्कीम से कर रहे हैं, बस हमने इन दोनों को ऐड कर लिया, हमारी इनकम आ गई 51 लाख। इसमें से 48 लाख पर तो हम लगाएंगे स्लैब रेट, और ये जो 3 लाख है इस पर हम 12.5% के रेट से टैक्स लगाएंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 पर 12.5% के रेट से टैक्स लगता है, बट एग्जैक्टली क्या क्या और रेट लग सकते हैं इसके लिए आप कैपिटल गेन के रिवीजन की क्लास देखिएगा, वहां हम आपको डिटेल में बता देंगे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर क्या कोई और रेट भी लग सकता है क्या। ठीक है, तो 3 लाख पर अभी हम फिलहाल 12.5% के रेट से टैक्स लगाएंगे, हमने लगाया अभी। और 48 लाख पर हमने स्लैब रेट लगा दिया।
टोटल टैक्स बना हमारा 10,57,500, क्योंकि हमारी इनकम 50 लाख से ज्यादा है इसलिए हमने 10% सरचार्ज भी लगाया, और सरचार्ज लगाने के बाद टोटल टैक्स आया हमारा 11,63,250। इसके बाद फिर से रुकेंगे और मार्जिनल रिलीफ की कंप्यूटेशन करेंगे। हमने इनकम का इंक्रीज निकाला, 50 लाख से हमारी ऊपर इनकम है 1 लाख। टैक्स निकाला ऑन टोटल इनकम, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ निकाल के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं 11,63,250, यही है टोटल टैक्स ऑन टोटल इनकम। इसके बाद टैक्स ऑन 50 लाख, इसी को मैं कह रहा था कि सबसे ज्यादा गड़बड़ आपकी इसी में होगी। इस 50 लाख पर अब इतना साधारण नहीं है जितना पिछली बार था, क्योंकि पिछली बार सारी इनकम आपकी नॉर्मल इनकम थी, इस बार स्पेशल इनकम भी इसके अंदर आ गई। तो 50 लाख पर टैक्स निकालते समय पहले हम स्लैब रेट वाली इनकम को यूज करेंगे या स्पेशल वाली, तो जवाब सुनिएगा, लॉजिक नहीं बता रहा हूं क्योंकि रिवीजन करा रहा हूं। आप इसमें 50 लाख में पहले स्लैब रेट वाली इनकम को डिस्कस कीजिएगा। आपकी 48 लाख रुपीस की इनकम है स्लैब रेट वाली, ये रही, तो पहले आप 48 लाख पे टैक्स निकालिएगा और वो टैक्स आपका 10,20,000 रुपए का बनेगा। ठीक है, निकाल के रखा हुआ है। अब 50 लाख में से 48 लाख पे टैक्स निकाल लिया, जो 2 लाख रुपए बचे वो मानिएगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हैं और उस पर 12.5% के रेट से टैक्स निकालिएगा। और हमने ऐसे ही किया, आप देखिए कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन 50 लाख, पहले 48 लाख पर स्लैब रेट लगाया है और 50 में से 48 माइनस करे बचे 2 लाख। ये जो 2 लाख की शॉर्ट लिमिट बची इस पर हम लगाएंगे सेक्शन नंबर 112 12.5% के रेट से टैक्स। तो हमारा 50 लाख पे टैक्स बना 10,45,000, जबकि लास्ट 2 क्वेश्चंस में 10,80,000 आ रहा था क्योंकि वहां हम स्लैब रेट लगा रहे थे। 10,45,000 आएगा तो हम यहाँ 10,45,000 माइनस करेंगे। एक छोटा सा लॉजिक तो ये सुन लीजिए, यहाँ 1080 माइनस करेंगे तो इनका डिफरेंस कम आएगा, 1045 माइनस करेंगे तो डिफरेंस ज्यादा आएगा, और डिफरेंस ज्यादा आएगा तो रिलीफ भी ज्यादा मिलेगी। और जहां पे लॉस साइलेंट होता है वहां हम कोशिश करते हैं कि असेसी को बेनिफिट मिले उसका। ठीक है, तो इसलिए हमने पहले स्लैब रेट वाली इनकम का यूज किया है और फिर स्पेशल रेट वाली इनकम का यूज किया है 50 लाख रुपीस पर टैक्स कंप्यूट करते समय। अब रिवीजन क्लास में इससे ज्यादा मैं लॉजिक क्लियर नहीं कर सकता। ठीक है, ये आ गया 1,18,250 टैक्स का इंक्रीज और इनकम का इंक्रीज इतना है। आप देख सकते हैं टैक्स का इंक्रीज इनकम के इंक्रीज से ज्यादा है, 18,250 रुपए। दैट्स वाई हमको 18,250 की रिबेट मिलेगी। फिर टैक्स के जो बचेगा उस पर हम 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा देंगे। या हमने वो बात लिख भी दी है, whenever we compute increase in tax on 50 lakh 1 करोड़, क्योंकि 1 करोड़ के बाद भी सरचार्ज का रेट चेंज होता है, 2 करोड़ इसके बाद भी सरचार्ज का रेट चेंज होता है, और ये जो 5 करोड़ का वर्ड लिखा है ये हमने स्पेशली ऑप्शनल स्कीम के लिए लिखा है क्योंकि वहां पे सरचार्ज का रेट 25% से बढ़ के 37% हो जाता है। हमेशा यहाँ लिखा है ऑलवेज एडजस्ट करें नॉर्मल टैक्स इनकम यानी कि स्लैब रेट वाली इनकम फर्स्ट, पहले उसको एडजस्ट करें। अगर फिर भी कुछ लिमिट बच जाए, जैसे अभी हमारी 2 लाख बच रही थी, तो उसको इस सीक्वेंस में आप यूज करें। पहले आप 112A से यूज करें, फिर 112 से, फिर 111A से और फिर लॉटरी इनकम से। सबसे पहले हमने 112A को इसलिए लिया है क्योंकि 112A पर सबसे कम टैक्स लगता है। सर 112A पर 112 पर दोनों पे 12.5% लगता है। बेटा लगता तो है, मगर 112A में 1,25,000 की एग्जम्पशन भी मिलती है, तो कंपैरेटिवली टैक्स इससे कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 112 और 111A इसलिए क्योंकि उस पर आप जानते हैं 20% के रेट से टैक्स लगता है, और 115B भी लॉटरी की इनकम है, उस पर 30% के रेट से टैक्स लगता है। तो जब भी 50 लाख की इनकम पे टैक्स निकालें तो सबसे पहले स्लैब रेट वाली इनकम का यूज कर लें और उसके बाद फिर स्पेशल रेट वाली इनकम पर जाएं। ठीक है, अब आगे चलिए, यहाँ पे बेटा वही सब कुछ समझाया गया है, तो इन चीजों को मैं छोड़कर आगे जा रहा हूँ। ठीक है, यहां हमने लिखा है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स आफ्टर रिलीफ विदाउट कंप्यूटिंग मार्जिनल रिलीफ। बिना मार्जिनल रिलीफ कंप्यूट किए हम डायरेक्टली टैक्स निकाल सकते हैं आफ्टर रिलीफ। सर क्या मतलब? आप देखिए हमने आज रिलीफ का जो पहला क्वेश्चन किया था वो ये वाला था। आप देखिए ये क्वेश्चन था आई थिंक रिलीफ का पहला क्वेश्चन। यहां हमारी इनकम 51,40,000 आ रही थी और जिस पर टैक्स बन रहा था इंक्लूडिंग सरचार्ज 12,34,200। मैं ये कह रहा हूं कि आप डायरेक्टली 12,20,000 आंसर निकाल सकते हैं बिना रिलीफ को कंप्यूट किए। ऐसा कर सकते हैं। सर कैसे? आपकी इनकम कितनी है इस क्वेश्चन में? 51,40,000। तो इस 51,40,000 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। 50 लाख को अलग कीजिए और 50 लाख के ऊपर जो इनकम है उसको अलग करिए।
50 लाख पे आप टैक्स निकालिए, क्योंकि कोई भी इनकम आपकी स्पेशल वाली नहीं है, तो इस पर टैक्स आएगा 10,80,000 रुपए का। ये आपका टैक्स आ गया 10,80,000 रुपए का। इस 50 लाख पे जो टैक्स आया है 10,80,000 आ गया बेटा, बोलो। और इस पे कोई टैक्स मत निकालिए, इसको एज इट इज लिख लीजिए। दोनों को जोड़िए और बताइए मुझे कितना आएगा। 11 लाख, 12 लाख, 12,20,000। आप देखिए डायरेक्टली 12,20,000 आ रहा है, नहीं एकदम आसानी से आ जाएगा। और 12,20,000 यहाँ लिख के बीच में डिफरेंस आ गया, मार्जिन रिलीफ। बिना मार्जिन रिलीफ कंप्यूट किया आंसर आ गया आपका। ऐसा कर सकते हैं। ये बात मैंने यहाँ पर बताई, आप देखो इस जगह पर। ठीक है, मैंने कहा टैक्स आफ्टर रिलीफ अगर निकालना हो तो 50 लाख पे टैक्स निकालो और उसमें ऐड कर दो जो भी आपका इनकम का इंक्रीज है। अच्छा, 50 लाख पे टैक्स निकालते समय इस बात का जरूर ध्यान रखना कि कितनी स्लैब रेट वाली इनकम और कितनी स्पेशल वाली इनकम है। 50 लाख पे टैक्स निकालते समय पहले 50 लाख में एडजस्ट करना स्लैब रेट वाली इनकम को, उसके बाद स्पेशल रेट वाली इनकम का नंबर आएगा। ठीक है, क्योंकि हमको बहुत सारा रिवीजन करना है इसलिए हम आगे जा रहे हैं। ठीक है, बाकी चीजें आप देख लीजिएगा। टैक्स रेट फर्म के लिए, एलएलपी के लिए और लोकल अथॉरिटी के लिए क्या होगा बेटा? टोटल इनकम जो होगी उसका 30% इनको टैक्स देना है। इनके लिए कोई बेसिक एग्जेम्पशन नहीं होती कि 4 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, जैसे कि आप इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में देखते हैं। इनके लिए ऐसी कोई बेसिक एग्जेम्पशन नहीं होती। रही बात स्पेशल इनकम की, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 111A, लॉटरी इनकम, उन पर उसी रेट से टैक्स लगता है। क्योंकि जो स्पेशल वाली इनकम है ना, उनका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप इंडिविजुअल हैं या कंपनी है या फर्म है। उन पर सबको ही एक ही रेट से टैक्स देना है, चाहे आप इंडिविजुअल हो, फर्म हो या कंपनी हो। सरचार्ज तभी लगेगा किसी फर्म पर या लोकल अथॉरिटी पर जब उनकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हो। 12% के रेट से सरचार्ज लगेगा। और मार्जिनल रिलीफ वाला कॉन्सेप्ट इनके लिए भी एप्लीकेबल है, जैसा कि अभी हम देख कर आए। मॉड्यूल में इतनी ही बात फर्म के लिए दी है, उतनी ही बात हमने डिस्कस की है, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर इंडिविजुअल को टारगेट किया जाता है। 99% क्वेश्चंस बेटा इंडिविजुअल के लिए आते हैं। 1% का भी मैं चांस ले रहा हूं 4-5 अटेम्प्ट के बाद, अदरवाइज 100% क्वेश्चन इंडिविजुअल के आते हैं। ठीक है, वो भी मैंने इसलिए लिया है, पीजीबीपी में एक सेक्शन पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड है, 40 क्लॉज बी, बस इसलिए लिया है, जिसका क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद आती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। इस पे जो टैक्स का रेट है, जो नॉर्मल टैक्स का रेट है, वो ये है 10,000 पर 10%। अगर इनकी टोटल इनकम 10,000 रुपए है तो 10%, यानी कि यहाँ पर भी कोई बेसिक एग्जेम्पशन नहीं है। 10,000 से ऊपर जितनी इनकम होगी अगले 10,000 पर 20%। मतलब मान लीजिए इनकी इनकम 15,000 है, तो 15,000 में से फर्स्ट 10,000 पे 10%, 1,000 रुपए। उसके ऊपर जो 5,000 रुपए उस पर 20%। और 20,000 से ऊपर जितनी इनकम होगी उस पर 30%। यानी कि स्लैब रेट ही है, मगर कोई बेसिक एग्जेम्पशन इसमें नहीं है। और का मतलब है या तो ये नंबर 1 या नंबर 2 में से कोई एक चूज करेंगे आप। ये जो नंबर 2 है ये इसकी ऑप्शनल स्कीम है। ठीक है, इसको हम कंसेशनल स्कीम भी कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जैसे कि अमूल, मदर डेयरी, तो सेक्शन लगेगा 115 BAE। और ये सेक्शन आया है 1 अप्रैल 23 को। टोटल इनकम जितनी भी होगी उस पर 15% के रेट से टैक्स देना है, कोई स्लैब रेट नहीं, कोई बेसिक एग्जेम्पशन नहीं। अगर आपकी अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जैसे कि हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो सेक्शन लगेगा 115 BAD। और उस केस में टोटल इनकम पर आपको 22% के रेट से टैक्स देना है। आप 1 में से और 2 में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप 2 सिलेक्ट करें, 1 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। 1 इनकी डिफॉल्ट स्कीम है और 2 जो है इनकी ऑप्शनल स्कीम है। ठीक है, 115 BAD लगाओ या 115 BAE लगाओ किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी पर, जो डिडक्शन है ये वाली 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज II, 35 1 क्लॉज IIA, 35 1 क्लॉज III। मैं ये उम्मीद करता हूं कि जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो कोर्स एक बार कर चुके हैं। ये तीनों सेक्शंस बेटा पीजीबीपी में आते हैं। जब आप किसी साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन को, किसी इंडियन कंपनी को जो एंगेज हो साइंटिफिक रिसर्च में, या किसी सोशल साइंस की एसोसिएशन को डोनेट करते हैं, तो इस सेक्शन में डिडक्शन मिलती है। अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी डोनेट करती है और कंसेशनल स्कीम में टैक्स पे करती है 115 BAD में या BAE में, तो वो ये डिडक्शन नहीं ले सकती। ना ATC से ATU तक की डिडक्शन ले सकती है, और ना 10AA की जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाली डिडक्शन होती है वो भी नहीं ले सकती।
सरचार्ज क्या लगेगा? अगर आप नॉर्मल स्कीम से टैक्स दे रहे हैं जो कि शुरुआत में स्लैब रेट देखे थे, 1 करोड़ तक सरचार्ज नहीं है। 1 करोड़ से 10 करोड़ की इनकम पर 7% सरचार्ज है टैक्स के ऊपर, और 10 करोड़ से ऊपर अगर आपकी इनकम है तो जो भी आपका टैक्स बनेगा उस पर 12% सरचार्ज है। बट अगर असेसी ऑप्ट करता है सेक्शन नंबर 115 BAD या 115 BAE, तो उसे अपने टैक्स पर 10% सरचार्ज देना है, चाहे इनकम 1 करोड़ से ऊपर हो या ना हो, 10% देना है सरचार्ज। हमने यहाँ लिखा है टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करिए 115 BAE में कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए जिसकी इनकम 60 लाख रुपए है। तो 115 BAE में 60 लाख पर 15% के रेट से टैक्स निकाला, 9 लाख रुपए आया। इस पे हम 10% सरचार्ज लगाएंगे, 90,000 रुपए बनेगा। टोटल टैक्स 9,90,000 बनेगा। 4% हेल्थ एजुकेशन सेस लगाएंगे, ये टैक्स बना 10,29,600। 10,29,600 60 लाख की इनकम का 17.16% होता है। इसलिए आप कोऑपरेटिव सोसाइटी को ये कह सकते हैं कि 115 BAE में भले ही लॉ में लिखा है 15% टैक्स, मगर जो इफेक्टिव रेट है वो 17.16% है। ये रेट कैसे आया? 15% तो इनकम पर टैक्स बना, फिर 10% सरचार्ज 15% का बना 16.5%, फिर उसका 4% इतना बना 0.066। इन सबको एग्रीगेट करोगे तो इस तरीके से भी रेट निकाला जा सकता है, 17.16%। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम डोमेस्टिक कंपनी पर। नॉर्मल स्कीम में अगर नॉर्मल स्कीम इनकी डिफॉल्ट स्कीम है, ठीक है, नॉर्मल स्कीम इनकी डिफॉल्ट स्कीम है। जो इंडिविजुअल है उसकी नॉर्मल स्कीम जो है वो ऑप्शनल है, बाकी सबके लिए नॉर्मल स्कीम क्या है? डिफॉल्ट स्कीम। अगर इनकी टर्नओवर या ग्रॉस रिसीव्ड 400 करोड़ रुपए उससे कम है तो उन्हें अपनी इनकम पर 25% टैक्स देना है। और ये 400 करोड़ की टर्नओवर आपको अपने प्रीवियस ईयर 25-26 की नहीं देखनी है, उस 25-26 से पहले जो 2 वर्ष हैं, 23-24, 2 इयर्स एगो की वो देखनी है आपको टर्नओवर। इस बात का ख्याल रखना, अगर आपके एग्जाम के लिए आपका प्रीवियस ईयर 25-26 है तो उससे 2 वर्ष पहले बनेगा 23-24। उस फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर अगर आपकी 400 करोड़ रुपए या उससे कम है तो आपको अपनी इनकम पर टैक्स देना है 25%, अन्यथा आपको अपनी इनकम पर 30% टैक्स देना है। तो देखिए हमारी 25-26 में टर्नओवर है इस क्वेश्चन में 500 करोड़ और हमारी टोटल इनकम है 50 करोड़। अब हमें डिसाइड करना है कि इस 50 करोड़ पर हम टैक्स 25% से देंगे या 30% से। तो हमें 25-26 वाली टर्नओवर नहीं देखनी है, 25-26 से पहले जाओ, ये 24-25 है, ये 23-24 है। 23-24 की टर्नओवर है हमारी 300 करोड़, तो हमें टैक्स इस 50 करोड़ पर 25% के रेट से देना है। ठीक है, इस वर्ष की टर्नओवर चाहे जो मर्जी हो, अगर 2 वर्ष पहले की टर्नओवर 400 करोड़ रुपए उससे कम है तो करंट ईयर की इनकम पर आपको 25% से टैक्स देना है। तो हमने इसलिए यहाँ पे 25% लिया है। क्योंकि इनकम हमारी 1 करोड़ से ज्यादा है इसलिए इस पर 12.5% क्या लगेगा? सरचार्ज। और फिर उसके ऊपर हम 12.5 करोड़ बन गया हमारा, 12.5 करोड़ बन गया, 50 करोड़ पर 25% के रेट से हमारा टैक्स बन गया। फिर इसके ऊपर हम सरचार्ज देंगे और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देंगे। दूसरा है इसके ऊपर कंसेशनल रेट। कंसेशनल रेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए सेक्शन लगता है 115 BAB और अदर कंपनी के लिए सेक्शन लगता है 115 BAA। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर कंसेशनल रेट से टैक्स देना चाहती है तो अपनी इनकम पर 15% टैक्स दे। इसके लिए वो टर्नओवर वाला मामला नहीं है कि आप 2 साल पहले 400 करोड़ की टर्नओवर देखें। अगर कोई हमारी जैसे अभी क्वेश्चन में 50 करोड़ इनकम थी और वो कंसेशनल रेट से टैक्स देना चाहती है तो दे सकती है 15% के रेट से। अगर कोई अदर कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, कोई सर्विस सेक्टर है, तो वो अपनी इनकम पर 22% के रेट से टैक्स देगा। मगर जो भी कंपनी सेक्शन नंबर 115 BAA या BAB में टैक्स देगी, वो ये कुछ PGBP की डिडक्शंस हैं जो आप PGBP में पढ़ते हैं, ये 35AD 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज IIA, ये एडिशनल डेप्रिसिएशन का सेक्शन है, या 6A की डिडक्शन, ये सब नहीं मिलेंगी। हाँ, कंपनी 80JJAA की डिडक्शन लेना चाहे तो ले सकती है। ठीक है, अब क्वेश्चन करेंगे सर 80CCD2 और 80CCH2 की डिडक्शन ले सकती है नहीं, तो जवाब है नहीं, सिर्फ 80JJAA की डिडक्शन ले सकती है। सरचार्ज, अगर आप कंसेशनल स्कीम जो 115 BAA और BAB में कंसेशनल स्कीम है उसके अकॉर्डिंग सरचार्ज दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, तो आप अपने टैक्स पर 10% सरचार्ज देंगे, इनकम चाहे जो मर्जी हो आपकी।
बट अगर आप नॉर्मल स्कीम में टैक्स दे रहे हैं तो 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में इनकम है तो सरचार्ज लगेगा 7% आपके टैक्स पर और उसके ऊपर 12%। यहाँ आती है बात फॉरेन कंपनी की, वो कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई हो मगर वो इंडिया में भी अपना बिजनेस चला रही हो, उन्हें अपनी इनकम पर 40% टैक्स देना है और कुछ नहीं, 40% टैक्स देना है। और अगर इनकी इनकम 1 करोड़ तक है तो सरचार्ज कोई नहीं है, 1 से 10 के बीच में है तो टैक्स का 2% सरचार्ज है और 10 से भी ऊपर है तो टैक्स का 5% सरचार्ज है। ये थे हमारे रेट ऑफ टैक्स, जिसमें हमने बहुत कम डिस्कस किया लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के जो टैक्स रेट है, इनको बहुत कम हमने डिस्कस किया। अभी तक हमने जो अमेंडमेंट के नाम पे देखी, एक तो वो जो स्लैब रेट है 115 बीएसी में, उनकी स्लैब रेट में चेंज आया, और एक मैंने प्रीवियस ईयर और एक असेसमेंट ईयर। एक डिस्प्यूटेड पॉइंट है जो मैं इसके क्लास के लास्ट में डिस्कस करूंगा, मैं नहीं चाह रहा हूँ उसको बीच में डिस्कस करना, वो मॉड्यूल में नहीं है मगर कुछ जजमेंट हमको दिखाई दे रहे हैं जिनमें वो है, वो रिबेट को लेकर है, रिबेट अंडर सेक्शन 87A को लेकर, वो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम, बेटा ये पॉइंट बहुत बार आता है कि जो आप पहला क्वेश्चन करते हैं ना, फर्स्ट क्वेश्चन इनकम टैक्स का एग्जाम में, उसमें ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जब मैं आपको ग्रॉस टोटल इनकम के और पीजीबीपी के क्वेश्चन आंसर की रिवीजन क्लास कराऊंगा तो उनमें मैंने ये डिस्कस किया होगा, ठीक है, आपको मिल जाएगा। आपके पास आपकी बैलेंस शीट में दिखाई देता है एक लोन, इनकम टैक्स ऑफिसर पूछता है ये कहां से आया, आपने कहा कि हमने लोगों से उधार लिया है, तो उसने कहा दिखाइए आपके बैंक में कहां है ये उधार का पैसा। क्योंकि अगर आप 20,000 रुपए से ज्यादा लोन किसी से भी लेते हैं पूरे वर्ष में तो वो लोन आपको अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट से लेना है। आप कहते हैं हमने तो कैश में लिया है, तो लॉ कहता है कैश में लिया गया लोन या कैश में वापस दिया गया लोन आपकी इनकम माना जाएगा, ये कैश क्रेडिट है, और ये इनकम आपकी अनएक्सप्लेन्ड इनकम मानी जाएगी, ठीक है, और ये इनकम है अंडर सेक्शन 68। सिमिलरली आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट है और आप बता नहीं पा रहे कि इन्वेस्टमेंट में आपने पैसा कहां से लगाया है, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि सोर्स ऑफ इनकम क्या था आपकी, बस इन्वेस्टमेंट है। आपके घर पर रेड हुई है, इनकम टैक्स की रेड हुई है, विद ड्यू रिस्पेक्ट एसएससी के घर पे रेड हुई है इनकम टैक्स की, उसमें 4 प्रॉपर्टी के कागजात मिले हैं, 1000 एमआरएफ के शेयर मिले, क्रिप्टो करेंसी मिली है, मगर बता ही नहीं पा रहे। सेक्शन 69 कहता है ये आपकी इनकम है, ये अनएक्सप्लेन्ड इनकम है, इसका होगा क्या वो हम आगे देखेंगे। इसी तरीके से आपके पास कैश में, ज्वेलरी में, गोल्ड क्वाइंस, गोल्ड ब्रिक्स, बिस्किट, डायमंड, ये सब मिला है और आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये आपकी इनकम माना जाएगा। सिमिलरली कोई ऐसा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है कि जो आपने अपनी बैलेंस शीट में दिखाया हुआ है, आपने अपनी बैलेंस शीट में 2 प्रॉपर्टी दिखाई हुई है कि हमारी गांव में 2 प्रॉपर्टी है 5-5 लाख रुपए की, बस ये दिखाया हुआ है, जबकि उनकी वैल्यू 5-5 लाख नहीं है, 5-5 करोड़ रुपए, यानी कि आपने दिखाई तो है प्रॉपर्टी मगर उसका फुल अमाउंट डिस्क्लोज नहीं किया, ये सेक्शन 69B के अकॉर्डिंग आपकी इनकम मानी जाएगी। सिमिलरली आप कोई खर्चा करते हैं मगर खर्चे को यही नहीं बता पाते वो खर्चा कहाँ से किया है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको रिकॉर्ड ही नहीं करते, तो वो आपकी इनकम मानी जाएगी अंडर सेक्शन 69C। इसी प्रकार से आप कोई अमाउंट बोरो करते हैं या रीपे करते हैं, ठीक है, जिसको आप अकाउंट पे ही, जिसको मैं शुरुआत में कह भी रहा था, अकाउंट पे ही चेक या ड्राफ्ट से नहीं करते, ये आपकी इनकम मानी जाएगी। तो 69D, 69C, 69B, 69, 68 इन सब में आपकी इनकम को डिस्कस किया गया है, ऐसी इनकम जो अनडिस्क्लोज्ड है, अनएक्सप्लेन्ड है। लॉ कहता है ये एक स्पेशल इनकम है, इसके अगेंस्ट कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, इसके अगेंस्ट कोई बेसिक एग्जम्पशन नहीं मिलेगी और इस पर आपको 60% के रेट से टैक्स देना होगा, और उसका सेक्शन है, टैक्स का सेक्शन है, वो तो इनकम को एक्सप्लेन कर रहा था सेक्शन, ये है टैक्स का सेक्शन 115BBE उन अनडिस्क्लोज इनकम पर, जिसको हमने लास्ट कॉन्सेप्ट में देखा। 69, 69A, 69B, 69C, 69D और 68 में जितनी भी अनडिस्क्लोज इनकम है उन पर 78% टैक्स लगेगा। सर 78% कैसे? टैक्स का रेट है 60%, 60% पर 25% के रेट से लगेगा सरचार्ज जो कि बनेगा 15, 60 + 15 75 हो गया, 75% का फिर 4% सरचार्ज जो कि 3%, तो एग्रीगेट रेट आया, इफेक्टिव रेट आया 78%। ये आपको टैक्स देना है, इसके अलावा पेनल्टी और इंटरेस्ट एक्स्ट्रा है, कोई डिडक्शन आपको इस इनकम के अगेंस्ट नहीं मिलेगी, कोई बेसिक एग्जम्पशन नहीं मिलेगी,
कोई लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते, कोई एटीसी से एटीयू तक की डिडक्शन नहीं ले सकते, सिर्फ आपको टैक्स देना है 60% के रेट से। और अगर आपकी इनकम ठीक है लिमिट से ज्यादा हो जाती है तो फिर सरचार्ज भी देना है। फिर इसके बाद एक और है, ये भी स्पेशल इनकम है। यहां पर हम 3 स्पेशल इनकम इस चैप्टर में इस क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 ए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 ए, ये 3 इनकम हम डिस्कस करेंगे आपसे कैपिटल गेन के रिवीजन में। और जो लॉटरी की इनकम है जो सेक्शन नंबर 115 बी में आती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगी। बाकी की 2 इनकम 115 बी अनडिस्क्लोज वाली और 115 बीबीजे, इसको हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपने ऑनलाइन गेमिंग में कोई पैसा जीता है तो जो अमाउंट आप रिसीव करेंगे उस पर 30% टैक्स देना है। अच्छा, लॉटरी में क्या होता है, जब आप लॉटरी में इनाम जीतते हैं 1 लाख रुपए का तो आपको 1 लाख पे 30% टैक्स देना है। आप 10,000 का इनाम जीतते हैं तो 10,000 पे 30% देना है। 5,000 का इनाम जीतते हैं तो 5,000 पर। उस इनाम में से आप कुछ भी माइनस नहीं कर सकते। अगर आपने पहले 10 बार लॉटरी में पैसा हारा है, जो लॉस हुआ है वो माइनस नहीं कर सकते लॉटरी के पैसे में। मगर ऑनलाइन गेमिंग थोड़ा डिफरेंट है। आपने ऑनलाइन गेमिंग में पैसा लगाया 10 बार और 8 बार पैसा हार गए 80,000 रुपए, हर बार 10,000 रुपए लगाते, 80,000 रुपए का लॉस हो चुका है आपको। और 9th और 10th बार में 2 बार आप जीते हैं 50,000 रुपए का इनाम, तो टोटल इनाम आप जीते 1 लाख, तो 1 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा। 1 लाख में से 80,000 माइनस होकर जो नेट अमाउंट आपको रिसीव होगा उस पर 30% टैक्स लगेगा। ठीक है, इसका सेक्शन है 115 बीबीजे, 30% टैक्स लगता है। हमने लिखा है नेट इनकम पर लिखता है, अमाउंट वॉन एंड अमाउंट लॉस का जो डिफरेंस होता है उस पर टैक्स लगता है। इसके लिए टीडीएस का एक सेक्शन है जो हमने टीडीएस के रिवीजन में भी डिस्कस किया है। सेक्शन का नंबर है 194 बी ए। जो आपको ऑनलाइन गेमिंग का पैसा देगा वो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो आपको पेमेंट करे तो 30% के रेट से टैक्स काट ले। आपने अपना 1 अप्रैल 2025 को एक ऑनलाइन गेमिंग का अकाउंट ओपन किया, पूरे वर्ष आपने जुआ खेला, उस पर पैसा जीते भी और पैसा हारे भी, मगर 31 मार्च 2026 तक आपने एक बार भी पैसा उसमें से विड्रॉ नहीं करा। ठीक है, तो 31 मार्च 2026 को नेट आपका उसमें जीता हुआ पैसा 2 लाख रुपए पड़ा हुआ है, आपने विड्रॉ नहीं करा, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उस कंपनी की जिसका ऑनलाइन गेमिंग है कि जो 31 मार्च को पैसा पड़ा हुआ है टैक्स पेयर का उस ऑनलाइन गेमिंग के अकाउंट में, उस पर से टीडीएस काट ले 30% के रेट से, चाहे आप पैसा विड्रॉ ना करें। 31 मार्च को जो भी बैलेंस अवेलेबल होगा उस पर 30% वो पैसा खुद ब खुद डिडक्ट हो जाएगा। और अगर आप पैसा पहले ही विड्रॉ कर लेते हैं, फरवरी के महीने में, जनवरी के महीने में, दिसंबर के महीने में, कभी भी ड्यूरिंग द ईयर, तो जब आप पैसा विड्रॉ करेंगे तब वो अमाउंट टीडीएस का डिडक्ट हो जाएगा। ये यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि जो भी पैसा है अगर वो आप ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ करते हैं तो तब टैक्स कट जाता है, और अगर नहीं विड्रॉ करते तो 31 मार्च को ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है। इसमें एक पॉइंट है कि कभी कभी आप कैश में भी पैसा जीतते हैं और ऑनलाइन गेमिंग में स्कूटी निकल गई आपकी इनाम में, बाइक निकल गई, कार निकल गई, तो उस पर टैक्स कैसे कटेगा? तो उस समय जो जीता हुआ इनाम है, प्राइज मनी है, उसको रिलीज करने से पहले उस कंपनी को इंश्योर करना चाहिए कि उसके ऊपर टैक्स कटा है या नहीं कटा। अगर टैक्स नहीं कटा है तो वो आपका इनाम रिलीज नहीं कर सकती वो कंपनी। विनर, अब केस 1 है, आपने स्कूटी जीती 1 लाख की और कैश में पैसा जीता है 20,000 का, टोटल आपने पैसा जीता है 1,20,000। ये आपकी इनकम है अंडर द हेड अदर सोर्स, विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग। कंपनी को चाहिए कि विनर से कहे कि भाई 1,20,000 पे 30% टैक्स बनता है, 36,000 रुपए वो दे दो। कंपनी कहेगी देखो 20,000 तो हम पे कैश में है ही तुम्हारा, तुम 16,000 और दे दो, स्कूटी की चाबी ले जाओ। उसने क्या करा, 16,000 रुपए दे दिए विनर ने, स्कूटी की चाबी ले गया। तो जब विनर अपनी आईटीआर फाइल करेगा उसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पूरे 1,20,000 शो करेगा, और जो भी लास्ट में टैक्स बनेगा उसमें से 36,000 रुपए के टीडीएस के अमाउंट की क्रेडिट ले लेगा, डिडक्शन ले लेगा विनर। दूसरा केस है कि कंपनी विनर से कहती है कि भाई टैक्स दे दो, तुमको हम स्कूटी दे देंगे, वो कह देता मैं नहीं दूंगा, तो कंपनी कहती है कोई बात नहीं आप मत दीजिए, हम आपका जो टीडीएस है वो अपनी जेब से भर देंगे। उस केस में ये माना जाएगा कि ये जो 1,20,000 रुपए अपने घर पे लेके जा रहा है, 1 लाख की स्कूटी और 20 लाख का कैश, वो पूरा 100% जीता हुआ पैसा नहीं है, वो 30% टीडीएस कटने के बाद है।
तो जब आपकी इनकम निकाली जाएगी यानी कि विनर की, वो 1,20,000 नहीं मानी जाएगी उस केस में। 1,20,000 को 70% से डिवाइड करना पड़ेगा और ग्रॉस अप करके अमाउंट आएगा 171,428। इस बात पर ध्यान देना आप मेरी, 171,428 ये अमाउंट विनर की इनकम मानी जाएगी। ये कब होगा? जब कंपनी खुद अपनी जेब से टैक्स भरती है, और इस केस में कंपनी 1,20,000 का 30% टैक्स नहीं देगी, ये जो ग्रॉस अप करके अमाउंट आया इसका 30% टैक्स देगी, जो कि 51,428 बनेगा। कंपनी को इतना टैक्स देना पड़ेगा। ये थी बात। इसके बाद आता है जी एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम को भी हम इसी में एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम को भी इसी में हम ले रहे हैं बेटा। एक छोटा सा टॉपिक है एग्रीकल्चर इनकम। देखिए एग्रीकल्चर इनकम में यहां तक तो बात हो गई। अच्छा, मैं एग्रीकल्चर इनकम पे जाऊं उससे पहले वो बेसिक वाली बात बताता हूं। मैं रिबेट को लेकर क्या कह रहा था। ये आपको एक रिबेट मिलेगी अंडर सेक्शन 87A। मैं इससे पहले भी बता चुका हूं लास्ट क्लास में। तो मैंने वहां ये आपको बताया था कि डिफॉल्ट स्कीम में अगर आपकी टोटल इनकम 12 लाख रुपए तक हो तो रिबेट मिलती है। ऑप्शनल स्कीम में रिबेट तब मिलती है जब आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए या उससे कम हो। रिबेट का अमाउंट भी बताया था। साथ में हमने आप लोगों को एक चीज और बताई थी कि रिबेट अवेलेबल नहीं है अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A। यहां पे एक डिस्प्यूट आ रहा है, और वो डिस्प्यूट ये है कि मॉड्यूल में लिखा हुआ है कि रिबेट अवेलेबल नहीं है अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। इसमें किसी को डाउट नहीं है, ये मैं लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुका हूं। ना हमें डाउट है ना आपको डाउट है। डाउट ये है अब कि ये जो रिबेट है, क्या ये 112 जो सेक्शन है इसके अगेंस्ट मिलेगी या नहीं, और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A है इसके अगेंस्ट मिलेगी या नहीं, ये जो लॉटरी इनकम है उसके अगेंस्ट मिलेगी या नहीं। मॉड्यूल में कुछ नहीं लिखा है। ये पॉइंट थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है अबाउट, क्योंकि हो सकता है ये पॉइंट आप भी सुने कहीं पर, ठीक है। तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो, तो उस कंफ्यूजन को समाप्त करने के लिए मैं कह रहा हूं। मैंने मॉड्यूल को अच्छे से देखा है। हो सकता है कि मॉड्यूल को इतना देखने के बाद भी मुझसे कोई गलती हो, पॉसिबिलिटी है, मगर फिर भी मैं मॉड्यूल को आपको भी दिखाता हूं मॉड्यूल में क्या लिखा हुआ है। मॉड्यूल हम और आप सब देख लेते हैं। ये मॉड्यूल है, ठीक है। यहां देखिएगा, ये मॉड्यूल के अंदर 87A दिया हुआ है, और ये मैंने वो मॉड्यूल ओपन किया हुआ है जो मेन 26 के लिए एप्लीकेबल है। यहां साफ लिखा हुआ है कि आप 87A की रिबेट ले सकते हैं अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है, और 60,000 रुपए की रिबेट ले सकते हैं। ये हम सब लोग जानते हैं। इसके बाद दिया हुआ है यहां पर, इस जगह पर आप देखिए, यहां पर rebate is however not available in respect of tax payable on long term capital gain under section 112A। 112A के अगेंस्ट, ये कैपिटल गेन के अगेंस्ट आपको रिबेट नहीं मिलेगी, हम सब मानते हैं। डिस्प्यूट ये है कि 112 के अगेंस्ट मिलेगी या नहीं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट मिलेगी या नहीं। अब हमने इसको सर्च किया। सर्च करने पे पता चला कि कुछ जगह पर डिस्प्यूट है, और डिस्प्यूट क्या है कि वो कुछ ट्रिब्यूनल के जजमेंट का रेफरेंस दे रहे हैं। यहां देखिएगा, ये मैंने गूगल पे सर्च कर रहा हूं मैं। यहां लिखा है रिबेट अंडर 87A नॉट अवेलेबल अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। और यहां पे लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 रिबेट कैन बी क्लेम्ड, साफ साफ लिखा है फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम नॉन इक्विटी एसेट। नॉन इक्विटी एसेट वही होती है जो 112A में नहीं आती। मतलब 112A के अगेंस्ट आप रिबेट नहीं ले सकते, 112 के अगेंस्ट ले सकते हैं, ठीक है। सुनते रहिएगा बेटा, ठीक है। अब यहां पर
ये मैंने एक वेबसाइट ओपन की है बच्चों। मैं ये चीज़ दिखा क्यों रहा हूँ, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि हो सकता है कि इशू आप लोगों के सामने भी आए। ये मैंने गूगल से एक वेबसाइट, ये कह रहे हैं व्हाट इज़ द इशू, देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, अगर आपको मिलेगा, व्हाट इज़ द इशू विद सेक्शन 87A। तो इशू क्या है, आइए वो देखते हैं हम। क्या इशू आ रहा है, ये एक्चुअली में अमेंडमेंट नहीं है। जब आप आईटीआर फाइल करते हैं ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, तो आप आईटीआर के रिवीजन में देखना, उसमें मैं कहूँगा कि आईटीआर फाइल करते हैं आप इनकम टैक्स की वेबसाइट से। आइए वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। आईटीआर फॉर्म है ना, मैं बताता हूँ ये है एक्चुअली में क्या। आईटीआर, आईटीआर आप यहाँ से भरेंगे। तो जब आप आईटीआर यहाँ से भरेंगे तो इनके यहाँ पर ना इधर की तरफ देखिए, ये एक मिनट, इसको भी जूम कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके लिंक्स आएंगे कुछ, ये लिखा हुआ आ रहा होगा एक्सेल यूटिलिटी, एक्सेल यूटिलिटी, एक्सेल यूटिलिटी, आ रही है ना। ये यूटिलिटी के थ्रू जब आप आईटीआर फाइल करेंगे, इशू क्या है वो सुनना। जुलाई 2024 से जहां तक ये इशू आया है, जब भी आप इस यूटिलिटी के थ्रू आईटीआर फाइल करेंगे तो ये यूटिलिटी में फॉर्मूला पहले से सेट है। तो इस यूटिलिटी के थ्रू जब आप आईटीआर फाइल करते हैं तो वो यूटिलिटी जब आप रिबेट निकालते हैं अंडर सेक्शन 87A, लॉ में तो लिखा हुआ है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 112A वाला है उसके अगेंस्ट रिबेट नहीं मिलेगी, मगर इस यूटिलिटी में, ठीक है, 112 के अगेंस्ट भी रिबेट नहीं मिल रही और 111A के अगेंस्ट भी नहीं मिल रही, वो सिर्फ इस यूटिलिटी में हो रहा है। इसलिए बहुत सारे चार्टेड अकाउंटेंट ने लिखा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलाउ नहीं कर रहा रिबेट उन इनकम के अगेंस्ट जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 112A में नहीं, 112 में और 111A में। इसलिए देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यहां लिखा हुआ है, यहां देखिए उसका नाम भी लिया गया, आईटीआर यूटिलिटी, जो मैंने भी आपको दिखाया, नॉट अलाउइंग सेक्शन 87A ऑन स्पेशल रेट इनकम, जबकि ये बात लॉ में नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जो हमने क्लास 1 ली उसमें हमने रिबेट जो लॉ में लिखा हुआ है, जो आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है, बस उसको डिस्कस किया है। यहां लिखा है कि न्यू टैक्स रिजीम आईटीआर यूटिलिटी डज नॉट अलाउ ऑटोमेटिक 87A रिबेट व्हेन द टोटल इनकम, यानी कि जो उसका फॉर्म है ना आईटीआर यूटिलिटी, वो एक एक्सेल शीट है, आप उस पर डालेंगे मेरी इनकम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 में इतनी, 112A में इतनी है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 इतना है, तो वो रिबेट निकालते समय तीनों को कंसीडर नहीं कर रहा। ये लॉ नहीं है, ये यूटिलिटी में हो रहा है, यानी कि आप उसकी कैलकुलेशन अलग से करके दिखा सकते हो। तो देखो यहां लिखा है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, लॉन्ग टर्म कैपिटल 112A, ठीक है, तो रिबेट नहीं मिलेगी। 87 रिबेट इज नॉट अलाउड ऑन स्पेशल रेट इनकम अंडर न्यू टैक्स रिजीम एज पर बोथ लॉ एंड पोर्टल बिहेवियर, इसलिए डिस्प्यूट आ रहा है। तो आईटीआर की जो यूटिलिटी है, साफ लिखा हुआ आईटी, यहां ये आप देखो, यहां कहीं लिखा है कोई सेक्शन का नाम लिखा आईटीआर यूटिलिटी नॉट अलाउइंग। हाँ, इस पर कोई सीबीडीटी का सर्कुलर आ गया, नोटिफिकेशन आ गया, तो वो एक अलग बात है, मगर लॉ में जो लिखा हुआ है तो हमको वो काम करना है जो हमारा आईसीआई कर रहा है। आईसीआई सिर्फ 112A में डिसअलाउ कर रहा है, 112 में नहीं कर रहा। तो अगर ये डिस्प्यूट आपके सामने आता है या यूट्यूब पर कोई टीचर कह देता है ये अमेंडमेंट आ गई, तो दोस्तों ये अभी तक तो देखो अमेंडमेंट नहीं है, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ भी है व्हाट इज द प्रॉब्लम, यहाँ वो मैं कह रहा था ना जुलाई 2024 से आया, ये रही वो डेट मेंशन। यहाँ लिखा आईटीआर फाइलिंग यूटिलिटीज वर नॉट अलाउइंग 87A रिबेट फॉर वेरियस स्पेशल इनकम इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और बेटा बाकी की इनकम, ठीक है, अंडर द न्यू टैक्स रिजीम फॉर इनकम टैक्स रेट, ये लिखा हुआ है। व्हाट अबाउट, तो ये आईटीआर यूटिलिटी का वजह है ये 5 जुलाई 2024 से, इसलिए बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेकर बड़े कंफ्यूज हैं, ठीक है, कि क्या होगा बेटा। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। तो यहां लिखा है ड्यू टू, अगर हम इनकी बात मान लें, ड्यू टू एन अमेंडमेंट मेड नाउ दिस रिबेट इज अवेलेबल ओनली फॉर टैक्स कंप्यूटेड ऑन
टैक्सेबल इनकम अंडर NPTR बट नॉट टैक्स ऑन कंप्यूटेड एट जो नॉर्मल इनकम है उन पर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम इक्विटी शेयर, लॉटरी विनिंग, विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग, ये इकोनॉमिक टाइम्स कह रहा है, तो उन्होंने ये निकाल दिया मीनिंग उसका। और ये बात आज की भी नहीं है, 5 जुलाई 2024 की कह रहा है, और हमारी उस पर मॉड्यूल पड़ा हुआ है मई 2026 के लिए। तो ऐसा बेटा कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एक्ट में या कहीं नहीं लिखा हुआ, ये यूटिलिटी की वजह से हो रहा है। तो यहां मैं इस चीज को मेंशन कर देता हूं, एज पर ITR फाइलिंग यूटिलिटी rebate under section 87A is not available against any special rated टैक्सेबल इनकम। किसी भी स्पेशल रेटेड टैक्सेबल इनकम के अगेंस्ट रिबेट नहीं मिलेगी। जबकि आप हमारे एग्जाम्पल में देखना तो हमने लॉटरी इनकम के अगेंस्ट ली है रिबेट, और वजह क्या है, मॉड्यूल में नहीं है, बस और कोई कारण नहीं है। जिस दिन मॉड्यूल में लिख देंगे हम इसको मान लेंगे, ठीक है, और कोई वजह नहीं है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब हम चल रहे हैं बेटा एग्रीकल्चर इनकम की तरफ, आ जाइए। एग्रीकल्चर इनकम में सबसे पहले बेटा हमको समझना होता है कि एग्रीकल्चर इनकम होता क्या है। तो देखिए एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन है सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 1A में। इसमें कहा गया है कि जो भी रेंट या रेवेन्यू आपकी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी को यानी कि एग्रीकल्चर लैंड को किराए पर देकर आपको मिलेगा, रेंट हो या रेवेन्यू, वो आपकी इनकम एग्रीकल्चर इनकम है। और वो लैंड सिचुएटेड होनी चाहिए इंडिया में। इसी से बना है कि एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया इज एग्जिम्ड, क्योंकि वो लैंड सिचुएटेड होनी चाहिए इंडिया में। अगर लैंड फॉरेन कंट्री में होगी तो जो भी एग्रीकल्चर इनकम होगी वो इंडिया के अंदर टैक्सेबल होगी। और अगर वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए लैंड यूज नहीं की जाएगी तो भी वो इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। जैसे मूवी की शूटिंग आप करके किराया ले लेते हैं प्रोडक्शन हाउस से, ठीक है, आपके खेत खलिहान है, फार्म हाउस है, और वहां पे एक मूवी की शूटिंग हो जाए और वो आपको 5 लाख रुपए दे जाएं, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। एग्रीकल्चर इनकम क्या है, रेंट और रिवेन्यू जो आपने लैंड से डेराइव किया हो और उस लैंड का यूज किया गया हो किससे, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। दूसरी चीज है इनकम फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चर। आप खुद खेती बाड़ी करें, पहले तो था कि आपने किसी को किराए पर दे दी जमीन, उससे आपको रेंट मिला है, या फिर फसल का एक पोर्शन आपको मिला है, क्रॉप्स जो उगाई हैं उसने आपको फसल का एक हिस्सा आपको दे दिया शेयर, और आपने उसको बेचकर पैसा कमाया। दूसरा है कि आप खुद खेती बाड़ी करते हैं, टिलिंग ऑफ लैंड करते हैं, सोइंग ऑफ सीड्स करते हैं, या इसी तरह का कोई ऑपरेशन करते हैं, वो एग्रीकल्चर में आएगा। इवन एग्रीकल्चर में ये भी आएगा कि आपके पास एक ट्रैक्टर है, आपके पास जमीन नहीं है, और एक दूसरा किसान कहता है कि हमारे अपना ट्रैक्टर लेकर आओ और हमारी लैंड की टिलिंग कर दो, ये भी बेटा आपकी इनकम मानी जाएगी एग्रीकल्चर की, क्योंकि ये एग्रीकल्चर ऑपरेशन है। आपके पास कोई ना जमीन है ना ट्रैक्टर है, बस आपका काम है सीड्स को सो करना, मतलब बोना, जिसको हमारे गांव देहात में बुआई कहते हैं। तो आप बुआई कर रहे हैं, वो भी उसका जो पैसा मिलेगा वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम है। या फिर आप परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रोसेस करें। सर ये परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रोसेसर बाय कल्टीवेटर ये सब क्या लिखा हुआ है, मतलब आप जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसके ऊपर एक ऐसी प्रोसेस करते हैं जिससे वो जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसका कोई जो एसेंशियल कैरेक्टर है वो चेंज नहीं होता, बस आप इसलिए उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहे हैं ताकि वो मार्केट में आराम से बेचा जा सके। जैसे आलू, आलू जब खेत से निकलते हैं उस पर बहुत सारी मिट्टी लगी होती है, क्योंकि आलू जमीन के नीचे उगता है, जब उसे निकालते हैं तो मिट्टी होती है, तो उसकी साफ सफाई करके हमारा काम है बस उसकी साफ सफाई करके उसको प्रिजर्व करके और हम मंडी तक उसको पहुंचाएं, इसका पैसा हम कमाते हैं, ये हमारी एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। क्योंकि बस हमने प्रोडक्ट को सेलेबल बनाया है, उसके एसेंशियल कैरेक्टर में कोई चेंज नहीं किया। हमारे पास सेब के खेत नहीं है, सेब के बाग नहीं है, सॉरी, ठीक है, एप्पल गार्डन नहीं है हमारे पास, मगर जिनके पास है वो हमारे पास एप्पल भेजते हैं ताकि हम उसके ऊपर प्रॉपर वैक्सिंग कर सकें, उसकी प्रॉपर पैकिंग कर सकें। हम प्रोडक्ट को बस क्या कर रहे हैं, सेलेबल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सेलेबल।
तो बेटा ऐसी एक्टिविटी भी, ऐसी प्रोसेस भी एग्रीकल्चर प्रोसेस कहलाएगी। तो अगर कोई कल्टीवेटर खुद फसल उगाए या उसको फसल मिले और फिर बेचकर पैसा कमाए तो वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम है। कभी कभी क्या होता है, जहां आपकी खेती बाड़ी की जमीन है वहां पे आप एक बिल्डिंग बना देते हैं जैसे स्टोरेज हाउस, या उसको हम फार्म हाउस भी कहते हैं। एक किसान आपसे कहता है मुझे सर जमीन तो चाहिए ही चाहिए आपकी खेती बाड़ी के लिए, मैं किराया दूंगा इस जमीन का आपको, मुझे साथ में जो उसके ऊपर घर बना हुआ है, फार्म हाउस बना हुआ है, बिल्डिंग बनी है उसी विसिनिटी में, विसिनिटी कहते हैं आसपास का एरिया, मुझे वो भी चाहिए। मैं 10 किलोमीटर दूर से आके यहाँ पर खेती करता हूँ सर, रात बेरात मुझको यहाँ पर पानी देना होता है, ठीक है, खाद देना होता है, कटाई है, बुआई है, खेत में 10 तरह की एक्टिविटी परफॉर्म की जाती हैं, जानवरों से बचाना है, चोरों से फसल को बचाना है, ठीक है, तो आप मुझे इसका जो घर है वो भी मुझे दे दीजिए, फार्म हाउस। हमने वो बिल्डिंग भी किराए पर दे दी, हमने कहा इस बिल्डिंग का किराया अलग से लेंगे, उसने कहा ठीक है हम देंगे, ये जो किराया हमको मिलेगा ये इनकम भी हमारी एग्रीकल्चर इनकम है और ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये है जी खेती बाड़ी की इनकम। खेती बाड़ी में कभी कभी क्या होता है कि आप कुछ फसल उगाते हैं पहले खेत में, फिर उसकी फैक्ट्री में ले जाकर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जैसे आप लेटेक्स उगाते हैं जंगलों में, जंगलों में लेटेक्स उगाते हैं, आप साउथ इंडिया में जाइए बहुत सारे लेटेक्स के बागान हैं वहाँ, जंगल जिनको कहते हैं, वहाँ से लेटेक्स निकालते हैं, फिर उससे आप फैक्ट्री में ले जाके रबड़ बनाते हैं। आप असम और दार्जिलिंग में चले जाइए, वहाँ स्लोप के ऊपर चाय की खेती की जाती है, फिर उसको प्रोसेस किया जाता है फैक्ट्री में। कॉफी की खेती की जाती है, फिर उसको प्रोसेस किया जाता है फैक्ट्री में। तो अगर आप टी, कॉफी और रबड़ को ग्रो कर रहे हैं, मतलब खेती बाड़ी कर रहे हैं, और फिर उसको प्रोसेस करके मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, दोनों काम इंडिया में कर रहे हैं, तो बेटा उसके ऊपर 3 रूल बनाए गए हैं, रूल नंबर 7A, रूल नंबर 7B और रूल नंबर 8। रूल नंबर 7A में ये कहा गया है कि अगर आप रबड़ की ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग दोनों काम इंडिया में करते हैं तो जो भी आपकी इनकम निकलेगी उसका 65% आपकी इनकम एग्जेम्प्ट होगी और 35% इनकम आपकी टैक्सेबल होगी। कॉफी में अगर आप ग्रो और क्योर दो एक्टिविटी करते हैं तो रूल नंबर 7B कहता है आपकी 75% इनकम एग्जेम्प्ट होगी, 25% टैक्सेबल होगी। मैंने पिछले 18 साल में बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है इसमें गलती करते हुए, इतना आसान होने के बाद वो 25% एग्जेम्प्ट कर देते हैं, 75% टैक्सेबल करते हैं। उनको लगता है कि ज्यादा अमाउंट पे टैक्स लगेगा, नहीं, ज्यादा अमाउंट इसमें एग्जेम्प्ट होगा, ये बात याद रखना। अगर आप ग्रो भी करते हैं, क्योर भी करते हैं, रोस्ट भी करते हैं, ग्राउंडेड भी, मतलब 2 से ज्यादा एक्टिविटी कॉफी को लेकर करते हैं, तो बेटा 60% एग्जेम्प्ट होगी आपकी इनकम और टोटल इनकम का 40% आपकी टैक्सेबल होगी। अभी क्वेश्चन उठता है इनकम निकालेंगे कैसे, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। और अगर यही काम आप टी के लिए करते हैं, ग्रो और मैन्युफैक्चर करते हैं, तो 60% आपकी इनकम एग्जेम्प्ट होगी और 40% टैक्सेबल होगी एज पर रूल नंबर 8। टी, कॉफी, रबड़ को छोड़कर अगर आप कोई और फसल खेत में उगाते हैं जैसे गेहूं, वीट, और फिर उसकी प्रोसेसिंग करके उसको फ्लोर मिल में उससे आटा बना देते हैं, फ्लावर बना देते हैं, तो तब रूल नंबर 7A, 7B और रूल नंबर 8 नहीं लगेगा, तब रूल नंबर 7 लगेगा। अगर कोई और प्रोडक्ट आप ग्रो करते हैं और मैन्युफैक्चर करते हैं, इसमें कितना टैक्सेबल होगा, कितना एग्जेम्प्ट होगा, वो हमने नोट नंबर 1 में बताया है। वेयर इनकम इज पार्शियली एग्रीकल्चर इनकम एंड पार्शियली इनकम चार्जेबल टू टैक्स एज बिजनेस इनकम। तो कैसे करेंगे? केस नंबर 1, अगर वो जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आपने खेतों में उगाया जैसे गेहूं और उसकी मार्केट वैल्यू आपके पास है, तो वो मार्केट वैल्यू आप अपनी इनकम में से माइनस कर देंगे ताकि खेती वाली इनकम अलग हो जाए और नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो कि बिजनेस इनकम है वो आपकी अलग हो जाए, और बिजनेस इनकम पर जैसे टैक्स लगता है वैसे टैक्स लगेगा। जैसे हम शुगर केन से शुगर बना रहे हैं, जैगरी बना रहे हैं, तो शुगर केन उगाना हमारी एग्रीकल्चर इनकम है और शुगर या जैगरी बनाना ये हमारी बिजनेस इनकम है। 20,000 क्विंटल गन्ना हमने खेतों में उगाया और 1 क्विंटल गन्ना 10 रुपए का है फेयर मार्केट वैल्यू, तो हमारे लिए गन्ने की फेयर मार्केट वैल्यू हो गई 2 लाख। तो उससे शुगर या जैगरी बना के जितना पैसा कमाएंगे ना, उसमें से 2 लाख माइनस कर देंगे बस। शुगर और जैगरी हमने बनाई 10,000 kg और 1 kg 40 रुपए का है, मल्टीप्लाई करो कितने की हो गई सेल्स वैल्यू, 4 लाख की। तो इस 4 लाख में से 2 लाख तो माइनस करने ही करने, 4 लाख में से और चीजें भी माइनस होंगी। सर और क्या माइनस होगा? बेटा गन्ने को चीनी और गुड़ बनाने में कोई पैसा खर्च ही नहीं होगा आपका, फैक्ट्री का रेंट होगा, फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन होगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल होगा, स्टाफ की सैलरी होगी, वो भी माइनस किया जाएगा। तो टैक्सेबल इनकम देखिए हम कैसे निकालेंगे, सेल वैल्यू लेंगे नॉन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, जैसे कि हमारी वो 4 लाख थी,
उसमें से वो एक्सपेंस माइनस करेंगे जो फैक्ट्री के अंदर चीनी या गुड़ बनाने में लगे हैं, और फेयर मार्केट वैल्यू माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? किसकी? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की। आप बताइए गन्ना उगाने में भी पैसा खर्च हुआ होगा या नहीं? वो माइनस नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी 2 लाख में इंक्लूड हो चुका। ठीक है। और अगर इसकी फेयर मार्केट वैल्यू आपके पास नहीं है, अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की फेयर मार्केट वैल्यू नहीं है, तो पहले फेयर मार्केट वैल्यू निकालो, मगर होगी फेयर मार्केट वैल्यू ही माइनस। मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कैसे कंप्यूट की जाएगी? आप खेती बाड़ी पर जो भी एक्सपेंस किए हैं वो लीजिए। अगर लैंड आपकी अपनी है तो उसका जो भी आपने रेवेन्यू और रेंट पे किया है वो लीजिए, जो लैंड का मालिक है उसको जो रेंट दिया होगा वो लीजिए, और उसमें एक रीजनेबल प्रॉफिट ऐड कर दीजिए। खेती बाड़ी करके आपको कितना प्रॉफिट होना चाहिए वो ऐड कर दीजिए। तीनों का एग्रीगेट आपकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी। मगर एक बात याद रहेगी, टैक्सेबल इनकम निकालते समय हमेशा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की क्या माइनस करेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू। है तो माइनस करिए, नहीं है तो निकालिए। जितने खर्चे हुए हैं खेती पर वो, और रीजनेबल प्रॉफिट। अच्छा, ये रीजनेबल प्रॉफिट जो है ये आराम से 100, 150, 200% लिया जा सकता है खेती बाड़ी में, मगर इसको डिटरमिन करने की पावर असेसिंग ऑफिसर के पास है। असेसिंग ऑफिसर चाहे तो आपने जो प्रॉफिट डिटरमाइन किया है उस पर ऑब्जेक्शन कर सकता है। वो आपने 300% प्रॉफिट ले लिया, या तो आपको समझाइए उसको कि 300% प्रॉफिट होता है, नहीं तो एओ जो कहेगा वो लेना पड़ेगा आपको। यहाँ पर उसकी डिस्क्रिशन है, मगर 150-200% वो भी अलाउ कर देता है। मतलब मान लीजिए दोनों कॉस्ट 1 लाख है और 2 लाख उस पर आप अपना प्रॉफिट ले रहे हैं और 3 लाख एफएमवी बता रहे हैं, वो ज्यादातर ग्रीन सिग्नल दे देता है। ठीक है, मगर करना फेयर मार्केट वैल्यू माइनस है। मगर टी कॉफी रबड़ में कोई फेयर मार्केट वैल्यू नहीं, कुछ नहीं। आप इनकम निकालिए। इनकम कैसे निकलेगी? जैसे आपने कॉफी उगाई और फिर उसको फैक्ट्री में प्रोसेस किया, फिर उसे फैक्ट्री से प्रोसेस करके 10 लाख रुपए में बेच दिया, तो 10 लाख रुपए तो हो गई आपकी सेल वैल्यू ऑफ कॉफी। उसमें से जो फैक्ट्री के अंदर के खर्चे हैं वो भी माइनस करिए, और जो एग्रीकल्चर के खर्चे हैं वो पूरे माइनस करिए। जो इनकम बचेगी प्रॉफिट, उस प्रॉफिट में 2 प्रॉफिट आ गए, एग्रीकल्चर का प्रॉफिट और बिजनेस का प्रॉफिट। उसमें से 75% एग्जेम्प्ट होगा, 25% टैक्सेबल होगा, 60% एग्जेम्प्ट होगा, 40% टैक्सेबल होगा। रूल नंबर 7A, 7B और रूल नंबर 8 के अकॉर्डिंग। इसी को समझाया हमने यहां पर। आपने रबड़ को ग्रो किया, इंडिया में 2 लाख रुपए खर्च किए। कितने पैसे खर्च किए? 2 लाख। और रबड़ को मैन्युफैक्चरिंग किया, फैक्ट्री में कितने रुपए खर्च किए? 3 लाख। रबड़ को बेचा कितने का? तो 12 लाख में से पहले ये दोनों खर्चे माइनस कर दीजिए, खेती का खर्चा, ये बिजनेस का खर्चा माइनस कर दीजिए, बचा कितना? 7 लाख। इस पर रूल नंबर 7A लगाइए। और रूल नंबर 7A क्या कहता है आप जानते हैं? 65% एग्जेम्प्ट है और 35%, तो 7 लाख का 65% ये एग्रीकल्चर इनकम और ये आपकी बिजनेस इनकम है। इसी प्रकार से कॉफी आपने कितने की बेची? 15 लाख की। खेती में खर्चा किया 3 लाख, मैन्युफैक्चरिंग में खर्चा किया 15 में से 4 लाख माइनस कर दो, कितना बचा? 11 लाख। अब 11 लाख पर रूल नंबर 7B लगाइए। 75% एग्जेम्प्ट, 25% टैक्सेबल। अगर ग्रोन एंड क्योर लिखा है, बट अगर लिखा है ग्रोन, क्योर, रोस्टेड एंड ग्राउंडेड, फिर ये रेशियो 60 और 40% की हो जाएगी। मिस्टर ए ने मैन्युफैक्चर किया 3000 kg वीट, गेहूं उगाया इन्होंने। ये इनकर करते हैं फॉलोइंग एक्सपेंस। कल्टीवेशन पे कितना खर्चा किया? 1 लाख। लैंड पर रेंट कितना पे किया? 50,000। ही ऑल्सो रन्स अ फैक्ट्री एज ए फ्लोर मिल। ही यूजेस व्हीट एज रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस व्हीट फ्लोर। इन्होंने बेटा व्हीट का इस्तेमाल किया, गेहूं का, एज रॉ मटेरियल, ताकि क्या प्रोड्यूस कर सके? व्हीट फ्लोर। ठीक है ना? तो व्हीट फ्लोर से इन्होंने व्हीट उगाया, मतलब व्हीट प्रोसेस किया, और इन्होंने अल्टीमेटली व्हीट फ्लावर जो है वो 16 लाख रुपए में बेचा, मगर 2 लाख रुपए इनके मिल में खर्चे हो गए। तो 16 लाख में से 2 लाख तो माइनस करने ही करने। अब क्वेश्चन में आप देखिएगा, इस 3000 किलोग्राम व्हीट की फेयर मार्केट वैल्यू गिवन है या नहीं? तो आपने देखा 6 लाख गिवन है ये। तो आप कुछ भी मत करिएगा, इस 16 लाख में से 2 लाख तो ये फैक्ट्री की एक्सपेंस और 6 लाख रुपए फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कर दीजिएगा। माइनस करेंगे 8 लाख रुपए आएगा, वो सीधा आपकी इनकम हो गई बिजनेस की। बट दूसरा केस कह रहा है फेयर मार्केट वैल्यू नहीं पता, तो निकालिए। कैसे निकालेंगे? उसके लिए आप खर्चे देखिए कितने हुए, 1 और 50 कितने? 1.5 लाख। उस पर एक रीजनेबल प्रॉफिट जोड़ लीजिए। देखिए जरा, हमने एक अपनी तरफ से रीजनेबल प्रॉफिट जोड़ने ला है। हमने प्रॉफिट ले लिया कॉस्ट का 100%, 1.5 लाख हमारा खर्चा, 1.5 लाख हमारा प्रॉफिट, 3 लाख। ये फेयर मार्केट वैल्यू आ गई 3 लाख। मतलब फेयर मार्केट वैल्यू हो तो वो माइनस करनी है, नहीं हो तो निकालो। मगर टी कॉफी रबड़ में फिक्स है
60-40, 65-35, 75-25, कम वाला टैक्सेबल है। 10 सबसेक्शन 1 कहता है कि जो एग्रीकल्चर इनकम है इंडिया में वो एग्जेम्प्ट है। पूरी एग्रीकल्चर इनकम इंडिया के अंदर एग्जेम्प्ट है, जितनी भी एग्रीकल्चर इनकम होगी वो टोटली एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई टैक्स आपको नहीं देना। मगर किसी व्यक्ति की अगर एग्रीकल्चर इनकम भी है और वो बिजनेस से या किसी और माध्यम से पैसा कमाता है, मतलब उसकी टैक्सेबल इनकम भी है, तो एक स्पेशल मेथड दिया गया है टैक्स कंप्यूट करने के लिए। क्या है वो? अगर कोई इंडिविजुअल की टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए जो ऑप्शनल स्कीम में बेसिक एग्जेम्पशन है, या 4 लाख जो डिफॉल्ट स्कीम में बेसिक एग्जेम्पशन है, अगर आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से ग्रेटर है और साथ में आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए पर एनम से ज्यादा है, अगर दोनों चीजों से आप पैसा कमा रहे हैं और लिमिट से ज्यादा कमा रहे हैं, तो आपको टैक्स कुछ ऐसे निकालना है। सबसे पहले आप टैक्स निकालेंगे टोटल इनकम और एग्रीकल्चर इनकम दोनों पे कंबाइन करके, फिर उस पे टैक्स निकालेंगे बेसिक एग्जेम्पशन और एग्रीकल्चर इनकम पर, और जो फर्स्ट वाला टैक्स है उसमें से सेकंड वाला टैक्स माइनस कर देंगे, उसके बाद उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वगैरह लगाएंगे। इसको समझाने के लिए, अच्छा लॉजिक में समझा नहीं रहा हूं, देखो मैं रिवीजन करा रहा हूं। 10 लाख आपकी बिजनेस इनकम है, 5 लाख आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, टोटल इनकम हो गई 15 लाख। तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम है आप देख सकते हैं वो बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है। साथ में आप देखिए एग्रीकल्चर इनकम 2 लाख है, 5,000 से ज्यादा है। तो देखिए हम टोटल इनकम निकाल रहे हैं डिफॉल्ट स्कीम से। बिजनेस इनकम हमने ली, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ली, जीटीआई आ गया, डिडक्शन मिलेगी नहीं। याद रखिएगा टोटल इनकम में या जीटीआई में कभी भी आपको एग्रीकल्चर इनकम ऐड नहीं करनी। यहां पे हमने देखिए कहीं ऐड किया नहीं, चाहे ऑप्शनल से निकालते तब भी ऐड नहीं करते। ऐड करने की बात हो रही है ये कंप्यूट करते समय। टैक्स लायबिलिटी कैसे करेंगे? आप 15 लाख तो ये टोटल इनकम आपकी, और 2 लाख रुपए की एग्रीकल्चर इनकम, टोटल इनकम हो गई आपकी 17 लाख। इस 17 लाख पे आप स्लैब रेट से टैक्स निकाल दीजिए। आपने निकाला वो आए 1,40,000। फिर स्टेप 2 में आप बेसिक एग्जेम्पशन जो कि डिफॉल्ट स्कीम में 4 लाख है और एग्रीकल्चर इनकम जो कि 2 लाख है, 6 लाख पे टैक्स निकालिए। अगर मान लीजिए एग्रीकल्चर इनकम 3 लाख होती तो हम 7 लाख पे टैक्स निकालते। फिलहाल एग्रीकल्चर इनकम 2 लाख है और बेसिक एग्जेम्पशन 4 लाख है, 6 लाख की इनकम पर स्लैब रेट से टैक्स बना आपका कितना? 10,000। 4 लाख तक नील और अगले 2 लाख पे 5% की रेट से 10,000 माइनस कर दीजिए। नेट टैक्स कितना बना? 1,30,000 प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये तब करना है जब आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा हो और एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा हो। फिर से देखिए बेटा, 7 लाख की बिजनेस इनकम, 2 लाख की आपकी नॉर्मल इनकम, और इसमें क्या है ऑप्शनल स्कीम से टैक्स निकालिए, निकाल लेंगे हम, कोई बात नहीं है। 9 लाख, इसमें से आपको पीपीएफ की जो डिडक्शन है एटीसी की वो मिलेगी, तो 9 लाख तो हो गई आपकी इनकम जीटीआई, और उसमें से माइनस करेंगे डिडक्शन 1.5 लाख की, माइनस कर दीजिए कितना आएगा? 7.5 लाख। इस 7.5 लाख रुपए में 2 लाख तो है लॉटरी की इनकम और बाकी का 5.5 लाख रुपए है बिजनेस इनकम। 7.5 लाख रुपए पर आप टैक्स निकालिए, तो 2 लाख जो लॉटरी की इनकम है उस पर तो 30% टैक्स आ जाएगा, कितना आएगा? 60,000। अच्छा एक बात और सुनिए, ये जो 7.5 लाख रुपए है ना, इसमें ये 2 लाख रुपए एग्रीकल्चर के भी जोड़ लीजिएगा, कितना बनेगा? 9.5 लाख। 9.5 लाख में से 2 लाख जो लॉटरी का इनकम उस पर तो मैंने टैक्स निकाल दिया 60,000, बचा कितना? 7.5। 7.5 पर स्लैब रेट लगाइए, 2.5 लाख तक टैक्स निल, 2.5 लाख से 5 लाख तक 12,500, और 5 लाख से 7.5 लाख तक 20% के रेट से 50,000। टोटल बताइए कितना आएगा? अच्छा एक मैं और बात बता दूं, आप ना हमेशा डिफॉल्ट स्कीम की तैयारी करते रहेंगे और हो सकता है एग्जाम में सीधा ऑप्शनल स्कीम आ जाए, और जब कोई आसान चीज भी बहुत दिन हो जाते हैं ना पढ़े हुए, तो एग्जाम में होती नहीं है। इसलिए 2-4 क्वेश्चन हर चीज के करके देखिएगा, सिर्फ देखने नहीं है, हाथ से करके देखने। तो आपका टैक्स आ गया 1,22,500, ये स्टेप नंबर 1 का टैक्स है। अब इसके बाद दोबारा टैक्स निकालिए, बेसिक एग्जेम्पशन 2.5 लाख की और एग्रीकल्चर इनकम 2 लाख की, 2.5 और 2 4.5, स्लैब रेट से टैक्स निकालिए। 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं बनेगा और 2 लाख पे 5% के रेट से टैक्स बनेगा 10,000। तो 10,000 को इस 1,22,500 से 500 से माइनस कर दीजिए, 1,12,500। इस 1,12,500 पे लगाइए 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, 4,500। 1,12,500 और प्लस 4,500, देखिए आंसर इतना ही आ रहा है क्या? 1,17,000 ये आ जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई। ऐसे ही आप ये क्वेश्चन करिएगा, कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ दे दिए हैं
और इनके तो छोटे छोटे आंसर भी यहाँ पे हमने लिख दिए हैं। अच्छा यहाँ देखिए आखिरी वाले में, यहाँ पे कहीं हमने एग्रीकल्चर इनकम लिखा है क्या? आप देखिए, नहीं, तो नहीं लगाइएगा, रूल जो नॉर्मल रूल होता है वो लगाइएगा। जब आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा हो और टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन से ज्यादा हो, तब आप टोटल इनकम प्लस एग्रीकल्चर इनकम दोनों को जोड़कर टैक्स निकालिए, नंबर 1। फिर बेसिक एग्जम्पशन और एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करके टैक्स निकालिए और दोनों के डिफरेंस को लीजिए और उस पर जो भी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाना है वो लगाइए। ये था आपका एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड कुछ बातें आप देखेंगे। कैपिटल गेन में हमने यहां पर एक नहीं बताया आपको एग्रीकल्चर लैंड क्या होती है। तो हो सकता है कि मॉड्यूल आप देखें, बेसिक का चैप्टर देखें और उसमें देखें कि एग्रीकल्चर लैंड रूरल कब होती है, अर्बन कब होती है, ये भी आप देखें। तो आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि जब आप मॉड्यूल देखेंगे और मॉड्यूल का ये चैप्टर जो चैप्टर 1 है ये आपको दिखाई देगा, तो हो सकता है इसमें एग्रीकल्चर लैंड रूरल एरिया में कब होती है और अर्बन एरिया में कब होती है ये आपको देखने को और मिले। ये बात हम आप लोगों को बताएंगे, मगर हम कैपिटल गेन में उसको हमने डिस्कस किया है। ठीक है, जब हम कैपिटल एसेट की डेफिनेशन वहां समझाएंगे तो वहीं पर आपको समझा देंगे। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये बात हमारी पेंडिंग है। आइए बेटा मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन 1 11वां, अच्छा एक बार देख लेते हैं इसमें कितने इलस्ट्रेशन है, उनको भी देख लेते हैं और यहीं पर इनको सॉल्व कर देंगे बेटा, क्योंकि हमारे पास अब इतना समय नहीं है। बताएंगे पेज नंबर कौन से स्टार्ट हुए इलस्ट्रेशन। बेटा ये आईसीआई मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। मिस्टर बी ग्रो शुगर कैन एंड यूजेस द सेम फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शुगर इन हिज फैक्ट्री। शुगर कैन से शुगर उगाते हैं। 30% ऑफ शुगर कैन प्रोड्यूस इज सोल्ड फॉर ₹10 लाख। बेटा जितना शुगर कैन उगाते हैं उसमें से 10 लाख रुपए में 30% बेच देते हैं, तो इससे फेयर मार्केट वैल्यू आप निकाल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सच शुगर कैन इज 5 लाख। द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ द बैलेंस शुगर कैन कितनी है? 14 लाख। और जो 70% शुगर कैन है उसकी मार्केट वैल्यू हमको क्वेश्चन में इन्होंने दे दी है। तो ये 10 लाख तो प्योर आपकी एग्रीकल्चर की इनकम है, और शुगर कैन से जो शुगर बनाया आपने वो कितना बनाया है? 70%। आफ्टर इनकरिंग 1.5 लाख रुपए इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑन द बैलेंस शुगर कैन द शुगर वाज सोल्ड फॉर ₹। तो 25 लाख रुपए में क्या बिकी बेटा आपकी? शुगर। और इसे शुगर बनाने में कितना लाख रुपए आपने खर्च किए? 1.5 लाख रुपए। और शुगर कैन की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी? 22 लाख रुपए। माइनस कर दीजिए बेटा, कितना आएगा? 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए आपकी बिजनेस इनकम है। 1.5 लाख रुपए क्या है आपकी? आइए चेक करते हैं। ये रहा 1.5 लाख रुपए बिजनेस इनकम है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और 22 लाख रुपए का शुगर कैन था जिसको उगाने पे कितने पैसे खर्च किए थे? 14 लाख। 22 में से 14 माइनस करेंगे कितना आएगा? 8 लाख रुपए। और 30% शुगर कैन 10 लाख में बेचा था कितने पैसे खर्च करके? तो 8 और 5 13 लाख रुपए की तो है आपकी एग्रीकल्चर इनकम, और 1.5 लाख रुपए की है आपकी बिजनेस इनकम। बताइए वो जो अभी स्पेशल मेथड था टैक्स कंप्यूट करने का, वो लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपकी जो टैक्सेबल इनकम है आप देख सकते हैं, अगर आप ऑप्शनल स्कीम से भी टैक्स दें तो ऑप्शनल स्कीम में बेसिक एग्जम्पशन 2.5 लाख की होती है और आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है। तो अल्टीमेटली 1.5 लाख पे तो टैक्स देना नहीं है, और जो 13 लाख की एग्रीकल्चर इनकम है उस पर भी टैक्स नहीं देना, तो आपका टैक्स नील बनेगा। ये था इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर 2 बेटा रबड़ को लेकर है। रबड़ आपने उगाई इंडिया के अंदर, फिर इसको मार्केट में आप बेच सकते हैं कितने में? 30 लाख रुपए में। रबड़ को ग्रो करने पे कितना पैसा खर्च किया? 10 लाख। और उसको मैन्युफैक्चर करने पे कितना खर्च किया? 30 लाख में से दोनों 18 लाख माइनस कर दो, कितना बचा? इस 12 लाख में से 65% पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और 35% पर टैक्स लगेगा। 35% बताओ कितना होगा? 12 लाख का 35%, 4,20,000 आपकी बिजनेस इनकम होगी, और बाकी की जो इनकम होगी वो आपकी एग्रीकल्चर। अगर यहां मैं आपसे टैक्स निकालने को कहूं तो बताओ स्पेशल मेथड लगेगा या नहीं? अगर मैं आपसे कहूं कि टैक्स निकालो इस इनकम पर, तो आप बताओ स्पेशल मेथड लगेगा नहीं? जवाब दीजिए हाँ, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है
और टैक्सेबल इनकम आपकी 4 लाख से बेसिक एग्जम्पशन से ज्यादा है, तो एक बार इन दोनों को जोड़ के टैक्स निकालेंगे, फिर दोबारा टैक्स निकालेंगे 7,80,000 पर और 4 लाख को जोड़कर, जो टैक्स आएगा उनका डिफरेंस लेंगे, बाकी पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पे करेंगे। क्लियर है? बोलो बेटा। आईसीआई ऐसा बहुत करता है कि जो उसके इलस्ट्रेशन या एग्जाम्पल है ना मॉड्यूल में, इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों में, उनको वहां से उठाता है और एक नया क्वेश्चन बना देता है। ये बहुत बार करता है वो। ठीक है, बताइए और कौन से पेज नंबर पर इलस्ट्रेशन में, बताते चलिए मुझको। मैं जो कह रहा था वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड वाली बात, वो ये दी हुई है ना, ये बेटा मैं आपको कैपिटल गेन के चैप्टर में बता दूंगा। ठीक है, यहां नहीं बता रहा हूं मैं। बताइए कौन सा इलस्ट्रेशन बताना है इसके बाद, पेज नंबर बताइए आप। 56। आ जाइए जी 56 पर। इलस्ट्रेशन 3 है, मिस्टर ए की टोटल इनकम 25 लाख रुपए, आपको टैक्स इनकम निकालनी है 115 बीएसी में। पहले 4 तक जीरो टैक्स बनेगा, अगले 4 लाख पर 20,000, अगले 4 लाख पर 40,000, नेक्स्ट 4 लाख पर 60,000, नेक्स्ट 4 लाख पर 80,000, और 24 लाख 20 से और 24 के बीच में जो 4 लाख है उस पर 1 लाख। तो 25 लाख में से 24 लाख पे टैक्स बनेगा 3 लाख, और 1 लाख जो एक्स्ट्रा बचा उस पर 30% के रेट से टैक्स बनेगा 30,000। टोटल टैक्स आएगा 3,30,000, फिर उस पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, और आपका टैक्स निकल जाएगा। इन्होंने स्लैब रेट से टैक्स निकाला है, तो 3,30,000 प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये टैक्स बना, स्लैब रेट का था। और बताइए और कौन सा क्वेश्चन है। मिस्टर ए की टोटल इनकम है 16 लाख रुपए, आपको इनकम टैक्स निकालना है, हाउस प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट की इनकम है, और कंप्यूट करना है टैक्स लायबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर, और कह रहे हैं कि ये ऑप्शनल स्कीम से टैक्स देंगे, डिफॉल्ट स्कीम से टैक्स नहीं देंगे। जहां भी ये शिफ्ट आउट या ऑप्ट आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम आएगा उसका मतलब ऑप्शनल स्कीम से टैक्स देना है। 45 साल, 63 साल और 80 साल, ये 3 एज आपको क्वेश्चन में दी है। इनकम कितनी है? 16 लाख। तो पहले तो 16 लाख पे टैक्स निकाल लो 45 वर्ष की एज में। 2.5 लाख तक टैक्स नील, 2.5 लाख से 5 लाख तक 12,500, जीरो 12,500, फिर अगले 5 लाख पर 1 लाख, और फिर 6 लाख पर 30% के रेट से 1,80,000। टोटल बनेगा बेटा 2,92,500। इसका 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बताओ। 2,92,500 का 4% 11,700। टोटल कर दो, ये टैक्स आ गया 3,04,200, ये टैक्स बना। दूसरे केस में आपकी एज कितने वर्ष है? 63। अब 2.5 लाख की जगह एग्जाम्पशन आपको 3 लाख रुपए की मिलेगी, 2.5 लाख की जगह। तो अब आप 3 लाख का रेट लेना बेटा, बात समझ में आ रही है? कितने का लेना? 3 लाख का। आइए 3 लाख के हिसाब से निकालते हैं। 3 लाख तक जीरो, 3 से 5 तक 10,000, फिर 1 लाख, फिर 1,80,000। बस जैसे ही ये करेंगे तो मेरे हिसाब से ये गलत हो सकता है। अभी नहीं गलत होगा, अभी ठीक है, अभी के लिए बेटा ठीक है। अभी सही इसलिए है क्योंकि मुझे बताया नहीं कि 16 लाख में इंटरेस्ट ऑन एफडी कितना है, क्योंकि अगर मुझे बता देता कि इंटरेस्ट ऑन एफडी कितना है तो मैं 80 टीटीबी की डिडक्शन लेता, अगर बताता तो। मगर मुझे यहाँ वर्ड लिखा हुआ है क्या? टोटल इनकम, यानी कि इन्होंने जो डिडक्शन विडक्शन है वो सब लेने के बाद बताया। तो फिलहाल हम टैक्स ऐसे ही निकालेंगे, 0, 10,000, 1 लाख, 1,80, ये बिल्कुल ठीक है बेटा। 290 आएगा, उस पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से, बताइए कितना है? 11,800 हो गया। 80 साल में 5 लाख तक इनकम एग्जेम्प्ट होती है, तो इसके ऊपर टैक्स बनेगा 5 लाख तक जीरो, उसके ऊपर 1 लाख 20% के रेट से, उसके ऊपर 1,80,000। टोटल बनेगा 2,80,000, और इसके ऊपर 11,200 का हेल्थ एंड एजुकेशन से ये टैक्स बनेगा। ठीक है, एक दिमाग में बात आएगी, 80 टीटीबी की डिडक्शन बेटा वो नहीं मिलेगी क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमको टोटल इनकम दिया हुआ है, ये आपके टैक्स बन गए, यही हमने अभी निकाले थे 3 लाख। ठीक है, और बताइए कौन से पेज नंबर पे क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, कंप्यूट करनी है टैक्स लायबिलिटी मिस्टर ए की, टोटल इनकम 51 लाख रुपीस है, और ये कह रहे हैं कि हमने ऑप्शन नहीं लिया 115 बीएसी का, सैलरी की इनकम है।
बेटा 2.5 लाख तक टैक्स बनता है 0, उसके बाद बनता है 12,500, उसके बाद बनता है 1 लाख, और 41 लाख पर 30% के रेट से टैक्स बनेगा 12,30,000। जरा सबको जोड़ दो बेटा, 13,42,500 ये बना टैक्स। इसके ऊपर सरचार्ज जोड़ो 10% के रेट से, क्योंकि आपकी इनकम 51 लाख है, 10% के रेट से सरचार्ज। जब ये टोटल कर दोगे बेटा, जो भी आएगा टोटल, इसके ऊपर अब आप मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करना, जो मैंने आज क्लास में बताया है। क्योंकि इनकम इनकी 50 लाख से जस्ट थोड़ा सा ऊपर है, तो इसलिए इन्होंने आप देखो मार्जिनल रिलीफ भी कैलकुलेट की होगी, ये कर रखी। आप देखो इनका इनकम का इंक्रीज कितना है बेटा, 1 लाख। 50 लाख तक टैक्स निकाल लेना। अभी तो हमने 51 लाख पे निकाला है ना, कितना निकला था हमारे 51 लाख पे टैक्स? 51 लाख पे हमारा टैक्स कितना निकला था? ये निकला था ना 13,42,500। सरचार्ज ऐड करके दो, 14,76,750 सरचार्ज। अच्छा 51 लाख पर निकला था हमारा टैक्स 14,76,700, और 50 लाख पे टैक्स कितना निकलेगा बेटा? 13,12,500। निकाल लेना बेटा आप, 13,12,500 निकलेगा। ठीक है, तो 14,76,750 में से आप माइनस कर दो 13,12,500, ये आपका इंक्रीज इन टैक्स आएगा। बताइए कितना? ये आया आपका इंक्रीज इन टैक्स। और इनकम में इंक्रीज कितने रुपए का है? 1 लाख का। तो इनकम का इंक्रीज इतना है और टैक्स का इंक्रीज इतना है। बताइए टैक्स का इंक्रीज इनकम के इंक्रीज से ज्यादा है या नहीं? कितना ज्यादा है? आप देख सकते हैं कितना ज्यादा है, 64,200। यही रिबेट का अमाउंट आएगा, वो सॉरी रिलीफ का अमाउंट आएगा, चेक कर सकते हैं। ठीक है, रिलीफ में आज की क्लास में पहले ही बता चुका हूं, इसलिए मैं इनको छोड़ के जा रहा हूं। इसीलिए मैं इलस्ट्रेशन 6 भी छोड़ रहा हूं। यहाँ पे इनकम 1,01,00,000 है और ये अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम टैक्स देगा। 1 करोड़ तक आप टैक्स, 1,01,00,000 पे टैक्स निकालिए, उस पर सरचार्ज जोड़िए और फिर मार्जिनल रिलीफ की कैलकुलेशन करिए, जिसमें इंक्रीज इन इनकम 1 लाख लीजिएगा। इंक्रीज इन टैक्स निकालने के लिए 1,01,00,000 के टैक्स में से 1 करोड़ का टैक्स माइनस कर दीजिएगा। अगर इंक्रीज इन टैक्स ज़्यादा आता है इंक्रीज इन इनकम से, तो आपको उतने रुपए की क्या मिल जाएगी? मार्जिनल रिलीफ। सेम यहाँ पे है, 2,01,00,000 दिया हुआ है, यहाँ पे सरचार्ज का रेट थोड़ा और ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पे जब भी आप सरचार्ज निकालें तो याद रखिएगा 2 करोड़ से ऊपर जब इनकम जाती है तो 25% के रेट से सरचार्ज लगता है, बट 25% 4 इनकम पर नहीं लगता। ये बात मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं, वो क्लास आप देख लीजिएगा जब ये वाले क्वेश्चंस आप करें। तो ये इजी क्वेश्चंस हैं, काफी क्वेश्चंस मैं अपने मॉड्यूल के बता चुका हूं, अपनी जो मैंने नोट्स बनाए उसके बता चुका हूं, इसलिए मैं चाहूंगा बेटा ये क्वेश्चन कम से कम आप अपने हाथ से करें। सेम यहाँ पे बेटा ये आ रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 9, 10, ये सारे इलस्ट्रेशन बेटा इजी हैं, इसलिए मैं इनको छोड़कर आगे बढ़ गया हूं। ठीक है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में सबसे पहले पूछा असेसी कौन है। असेसी बेटा वो पर्सन होता है जिसकी इनकम चार्जेबल टू टैक्स होती है। ठीक है, हर व्यक्ति को असेसी नहीं कहते, जिसकी इनकम जिसको टैक्स देना है बेटा वो व्यक्ति असेसी कहलाएगा। फिर फिलहाल इसकी डेफिनेशन फिर भी देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी ना ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके सामने आ जाते हैं। तो असेसी की डेफिनेशन 2 सबसेक्शन 7 में अ पर्सन बाय होम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेबल अंडर इनकम टैक्स। तो मैंने यही कहा था हु इज चार्जेबल टू टैक्स। इसके अलावा हर एक वो पर्सन जिसकी इनकम टैक्स में इन्वेस्टिगेशन चल रही हो। ठीक है, और डीम्ड असेसी और ये सब बेटा ये आप पढ़ लीजिएगा, मैं चाहूंगा इसको जरूर पढ़ें आप। ठीक है, असेसी कौन है। 4 केस बताने जिसमें प्रीवियस ईयर को ही असेसमेंट ईयर मान लिया जाएगा। वो 4 केस कौन कौन से उनको भी देख लीजिए बेटा। सबसे पहला ये है, फर्स्ट केस बता रहा हूं मैं आपको, ये नंबर 1, वेयर अ शिप बिलोंगिंग टू और चार्टर्ड बाय नॉन रेसिडेंट कैरीज। उस शिप के अंदर बेटा पैसेंजर है, ये शिप है, इसके अंदर पैसेंजर है, लाइव स्टॉक है, मेल है, मेल मतलब सामान, पार्सल जिसको कह सकते हैं, कोई और गुड्स है जिसको शिप किया गया एट ए पोर्ट इन, मतलब इसमें इंडिया के अंदर इनको लादा गया है। और द शिप इज अलाउड टू लीव द पोर्ट ओनली व्हेन द टैक्स हैज बीन। तो इससे कहा है कि शिप तुम यहां से निकल सकते हो, पहले जितना भी पैसा कमाए टैक्स दो। ठीक है, या फिर टैक्स देने का कोई अरेंजमेंट करके जाओ, तभी आप शिप निकाल सकते हैं। तो वो ये कह देगा सर जी ये तो प्रीवियस ईयर चल रहा है, जब असेसमेंट ईयर आएगा 31 जुलाई को आके हम ITR फाइल कर देंगे, टैक्स दे देंगे। कह ना ना ना, शिप गया तो गया,
नाव गई तो गई, पहले टैक्स दे तब जाना यहां से। तो इस केस में बेटा जब नॉन रेसिडेंट का कोई शिप होता है और वो इंडिया से पैसेंजर लाइव स्टॉक ये सब लेके जा रहा हो इंडियन पोर्ट से, तो अब देखिए यहाँ पे हमारा ये इंडियन ओशियन है, इधर की तरफ है ना, इधर ओशियन है इंडिया के हिस्से पे, बाकी तरफ तो पहाड़ या रेगिस्तान है। हमारी साउथ और ईस्ट के कुछ रीजन में या वेस्ट के भी, मुंबई से अगर आप शुरू करें, गुजरात, मुंबई, गोवा, केरला और आपका तमिलनाडु और उड़ीसा है ना, यहीं पर हमारे समुद्र का एरिया है। पश्चिम बंगाल में भी है बिल्कुल, ठीक है ना। उसके ऊपर फिर खत्म हो गया, फिर पहाड़ आ गए दोबारा, फिर हिमालय रीजन शुरू हो गया और फिर इधर नॉर्थ इंडिया आ गया, अरावली आ गई, है ना। दो तरफ से हम पहाड़ से घिरे हुए हैं और दो तरफ से हम समुद्र से घिरे हुए हैं, ठीक है। बनावट इंडिया जैसी किसी देश की नहीं है, ठीक है। अब बेटा यहां से एक शिप जा रहा है इटली का, डोलता हुआ जापान की तरफ, वो जाए कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारे पोर्ट से सामान उठवाएगा ना उसको पहले क्या देना है, टैक्स। अच्छा यहाँ पे आप पढ़ेंगे 7.5% ऑफ द फ्रेट पेड और पेबल, ये पढ़ लो बेटा, ये हमारे एग्जाम का पॉइंट नहीं है, आप पढ़ लो इसको 7.5% को। अगर आप इस शिप वाली बात भी लिखे आए तो काफी है, इसको जरूर पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। दूसरा है बेटा, सर एक बार और बताओ इस 7.5% वाली बात क्या लिखी है। आप ना जब आप पीजीबीपी पढ़ेंगे तो वहां पे एक सेक्शन पढ़ेंगे 44 AD, 44 ADA, 44 AE, ये प्रीजम्पटिव टैक्स के सेक्शन है बेटा, प्रीजम्पटिव इनकम को कंप्यूट करने के सेक्शंस हैं। ऐसे ही शिप और प्लेन की इनकम को कंप्यूट करने के कुछ स्पेसिफिक सेक्शन बताए गए, वो अभी हमारे यहाँ कोर्स में नहीं है। तो सिर्फ आप इतना ही याद रखना कि आपकी कहां कहां प्रीवियस ईयर को असेसमेंट ईयर माना जा सकता है, जैसे मैंने पहला केस बताया नॉन रेसिडेंट शिप। दूसरा, जहां अपीयर हो रहा है, लग रहा है असेसिंग ऑफिसर को कि कोई इंडिविजुअल इंडिया छोड़ के भाग सकता है, वो कभी भी विजय माल्या बन सकता है और उसने पैसा बहुत कमाया है, तो उससे कहा जाएगा तुम डिपार्चर करने से पहले, इंडिया से डिपार्चर करने से पहले जो भी इस साल पैसा कमाया अभी टैक्स देके जाओ। तुम्हारी कोई गारंटी नहीं तुम अब आओगे या। तो हमने पूछा वीजा क्यों जा रहे हो, कहने लगा मैं तो हमेशा के लिए दुबई शिफ्ट होने जा रहा हूं। कह रहे कोई बात नहीं, हो जाओ, जितना पैसा कमाए टैक्स दो पहले, ठीक है। तो असेसिंग ऑफिसर उससे टैक्स की डिमांड कर सकता है। कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इसलिए बनाया गया हो या एस्टेब्लिश किया गया हो, किसके लिए बेटा, पर्टिकुलर इवेंट के लिए। जैसे अभी इंडिया में वर्ल्ड कप होने वाला है T20 का, 4 कंपनी ने मिलकर स्पॉन्सरशिप ले ली और उन्होंने इसके लिए एक बनाया ज्वाइंट वेंचर कि इवेंट के बाद हम अपना ज्वाइंट वेंचर समाप्त कर देंगे। अब फरवरी में शुरू होगा और मार्च में खत्म हो जाएगा, तो असेसिंग ऑफिसर ये नहीं कहेगा अगले साल टैक्स दो, जितना भी पैसा आपने इस एओपी से या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल से फॉर्म करके कमाया इसी वर्ष टैक्स दो। डिसॉल्यूशन जैसे ही होगा टैक्स चाहिए हमको, ठीक है। तो पहला तो था शिप वाला केस, सेकंड था कोई इंडिया से जा रहा हो, तीसरा है कि किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए कोई एओपी या बीओआई बनाया जाए। फोर्थ केस कौन सा है, करंट असेसमेंट ईयर में असेसिंग ऑफिसर को लगता हो कि आप कोई चीज सेल करके, ट्रांसफर करके, डिस्पोज करके या किसी भी तरीके से टैक्स को क्या करना चाहते हैं, अवॉइड, टैक्स चोरी करना चाहते हैं, तो असेसिंग ऑफिसर आपको अगले साल का मौका नहीं देगा, कहेगा अभी क्या जमा करा दो, टैक्स। नंबर 5, 4 कहे थे, यहाँ 5 बता दिए उन्होंने, क्योंकि टोटल 5 केस हैं तो उन्होंने पांचों डिस्कस कर दिए हैं। अगर कोई आप अपना बिजनेस या प्रोफेशन क्या कर रहे हैं, डिसकंटिन्यू, तो जिस दिन आप डिसकंटिन्यू करेंगे, एक्सपायरी ऑफ द प्रीवियस ईयर अप टू द डेट ऑफ डिसकंटिन्यूअस, मतलब 1 अप्रैल को आपने बिजनेस कर रहे थे और 31 जनवरी को आपने बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया 10 महीने के अंदर अंदर, असेसिंग ऑफिसर यहाँ पे भी आपसे कह सकता है कि 31 जनवरी को आपने बिजनेस बंद कर दिया है, कोई बात नहीं, कर दें, 10 महीने में जो भी पैसा कमाया इसका टैक्स अभी दे दें, आपका प्रीवियस ईयर ही असेसमेंट ईयर होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं थ्योरी के जिनको मुझे लगता है बच्चों को देख लेने चाहिए। बाकी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में इनमें कुछ ऐसी खास बात नहीं है कि जो आप हमारे रिवीजन क्लास के बाद देखेंगे और आपसे नहीं होगी। आप इन 2 क्लासेस को देखने के बाद जो भी आपकी क्वेरीज हैं, आप अगर इसको डाल देंगे हमारे कमेंट बॉक्स में तो बेटा वो अगली क्लास में शायद आ जाए, और अगर आप नहीं डालेंगे तो बेटा फिर इतना पॉसिबल नहीं है कि हम अगली क्लास में उसको
हैंडल कर पाएँ। तो कृपया करके क्लास देखिए, उसको कमेंट करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इतना सारा काम हम करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो, ठीक है। और हमारे यहाँ कॉस्टिंग एफएम एसएम की भी क्लास आपको मिल जाएगी, वो भी बहुत कम रेट में, ठीक। सामान की तरह बेच रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।